रुड़की में मैंने फैक्ट्री चलाई 2011 तक। अच्छा। उसके बाद बदनसीबी से मुझे एक अनहोनी का सामना करना पड़ा और अपहरण हो गया। आपका मतलब जब आपका अपहरण हुआ उस समय आपकी कंपनी का कितना टर्नओवर था? लगभग 2 कंपनियां थी मेरी, जी। उन दोनों को मिला के 300 करोड़ रुपए था। तो पढ़ना भी मुझे एक समस्या लगता था उस समय, क्योंकि समय की कमी थी। तो मैंने पढ़ा भी एक अलग अंदाज से रोहित से। अच्छा, कैसे? मैं क्षमा चाहता हूँ मैं अपने परिवार वालों से, पर मैं एक बात आपको बताऊं कि उस दिन मैंने निर्णय किया जी। कि मैं घर से भागूंगा, क्योंकि हम भी बर्बाद हो गए होते, हम ये कामयाब नहीं हो पाते अच्छा। अगर उन साझेदार का पुत्र प्रेम थोड़ा आगे बढ़ गया। हाँ। तो वहाँ पर भी ये हुआ कि आधी रात को तुम ले लो या मैं ले लूँ, तो मैंने हाँ, कहा मैं लूँगा, बट नेचुरल है, सारी मेहनत मैंने की, पैसे सही मैंने की। बात है। तो फिर वो गुंडागर्दी पे उतर आए। अच्छा। जब अपने हाथ से पौधा लगाया हुआ होता है और जिस फैक्ट्री में 200 आदमी कमा के खा रहे हैं, उसको बंद करवाना आसान नहीं नहीं है। होता है, नहीं होता है। और तीसरी बात ये थी कि नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित जैन, आप सबका दोस्त और इस शो का होस्ट। आप सभी लोगों का स्वागत करता हूँ आपके अपने शो पंचायत विद रोहित में। इसमें दोस्तों आज हम लोग पंचायत करने वाले हैं मिस्टर संजय पोद्दार जी के साथ। दोस्तों ये वो शख्सियत है जिन्होंने 200 रुपए से लेके 300 करोड़ तक का सफर तय किया है। और आज की पंचायत में हम लोग यही डिस्कस करने वाले हैं कि कैसे छोटे-छोटे स्टेप लेके और कैसे बड़े-बड़े डिसीजन लिए जाते हैं और कैसे उन्होंने अपनी लाइफ की जर्नी बहुत छोटे से स्टार्ट की और आज इस मुकाम पे खड़े हैं। तो संजय जी कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया। नमस्कार सबसे पहले रोहित जी नमस्कार, आपको, नमस्कार। और आज आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। जी। आपने इस काबिल मुझे समझा और अपने पॉडकास्ट में बुलाया। अरे सर, आपका इस काबिल समझा मतलब आपकी जब मैंने कहानी सुनी, तो मैं इतना ज़्यादा इंस्पायर हुआ आपकी कहानी से और मुझे लगा कि आप जैसी शख्सियत को तो इस पॉडकास्ट में ज़रूर आना चाहिए। बहुत तो धन्यवाद आपका। संजय जी सबसे पहले आप बताइए कि आप किस सिटी से बिलॉन्ग करते हैं और कहाँ आप पैदा हुए थे? मैं कलकत्ता में पैदा हुआ था, अच्छा, वेस्ट बंगाल। ठीक है। और मारवाड़ी परिवार से हूँ मैं, और अच्छा, सामान्य परिवार से हूँ। जी, और जब मैं तीसरी या चौथी क्लास में पढ़ा करता था, जी। तो व्यवस्थाओं को देख करके ये मुझे समझ आया कि घर में कुछ कमाई की आवश्यकता है। अच्छा, पिताजी जितनी अर्निंग कर पाते हैं उससे मम्मी कंफर्टेबल नहीं है। अच्छा ये मतलब आपको 3rd 4th क्लास में समझ में आ गया था। हाँ बिल्कुल। और उसी समय फिर, जी, तो उस समय हमारे यहाँ कलकत्ते में स्कूल जो है वो 11 से 4 बजे के हुआ करते थे। जी, तो आमतौर पे शाम का समय 4 बजे से रात को 9 बजे तक का जो खेलने का हुआ करता था, जी, उसमें से मैंने फिर निकाला कि खेलना तो कभी भी लेंगे, जी। पहले कुछ कमाई शुरू करते हैं। अच्छा, तो मैंने इधर उधर, जैसे कि हम बच्चे थे, चौक पेन पेंसिल खरीदा करते थे। जी। तो इसी तरीके से एक पेन मुझे बहुत पसंद आ गया था, कंफर्ट कंपनी का पेन था जिसकी अच्छा, रिफिल बदली नहीं होती थी, पुश ऑन ऑफ होता था और अच्छा। पेन यूज होने के बाद फेंक दिया जाता था। जी। तो वो हमारे घर से लगभग 15 किलोमीटर दूर था। तो सबसे पहले तो मैंने, उस समय एक बात मैं आपको खास तौर पे बताना चाहूँ, ना तो फ़ोन के साधन थे, हाँ, ना ये गूगल बाबा थे, ना हमारे पास और लैपटॉप सर ये था। किस सन की बात है? ये आप समझ लीजिए 69 प्लस 6, लगभग 74 की बात बता रहा अच्छा, हूँ मैं। अराउंड 1974 यस। यानी कि आज से लगभग हम लोग देखें तो 50 50 साल साल पहले, पहले 50 साल पहले। पूरे 50 साल जी, पहले। तो शहर कलकत्ते में एक बहुत बड़ा नामी स्ट्रीट है, कैमेक स्ट्रीट। अच्छा, तो वहाँ पे इस कंपनी का दफ्तर हुआ करता था, और जी, मैं पहले ही उस कंपनी तक पहुंचा और मैंने अपनी इच्छा जताई। तो वहाँ बहुत बढ़िया कंपनी थी, बहुत अच्छा स्टाफ, लोग बैठे हुए थे और सब हंसने लगे, एक दूसरे के पास मुझे भेज रहा था, देखो बच्चा आया है। अच्छा, पर उन्होंने मुझे अपनी पॉलिसियों से बाहर जाकर 10 या 20 डब्बे, मुझे एकदम एग्जैक्ट याद नहीं है, पेन के दिए, जी, जो लेके मैं घर आ गया। अच्छा, तो वो 200 रुपये का मेरा पहला इन्वेस्टमेंट था। अच्छा उस टाइम पे हम्म। मतलब मुझे लग रहा है उस टाइम पे 200 रुपए भी एक बड़ा अमाउंट होता था। नहीं, बहुत बड़ा तो नहीं होता था, क्योंकि मंथली अर्निंग लोगों की मिनिमम से मिनिमम 1500 रुपये तो हुआ करती थी उस समय, अच्छा, जो आज के दिन अर्निंग 15,000 है। 15,000 हो गई है। हाँ। जी, तो उसको फिर मैं मोहल्ले में चद्दर बिछा के पेन जी, बेचने का काम शुरू किया। अच्छा रोड पे ही। हाँ, रोड पे चद्दर बिछाई और पेन बेचना शुरू किया। जी, लगभग वो 50 पैसे की कॉस्टिंग थी, तो हाँ, ठीक पैसे बच जाते थे, मतलब 25 पैसे 30 पैसे एक पेन पे बच जी, जाते थे। जी,
वो करते-करते लगभग 1 महीना ही बीता होगा। मैं 2-3 बार पेन लाया, फिर बाद में कंपनी वालों ने हमें मना कर दिया कि आप शौक में ले गए थे तो हमने दिया था, अदरवाइज़ हमारी पॉलिसी नहीं है जी, कि हम किसी को पेन दें, इसके लिए हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं, जी। फिर उनसे आपको लेना पड़ेगा। अच्छा। तो मुझे ये बात थोड़ी नागवार गुज़री। मैंने कहा अगर ऐसी बात है तो हुँ, भैया मैं पेन ही बनाऊँगा, तुम हाँ। अपने पेन अपने पास रखो। अच्छा, मतलब ये बात चुभ गई आपको। हुँ। पर ये बात चुभना तो एक अलग बात थी, पर इसके लिए संसाधन चाहिए जो कि नहीं थे। जी। पर यहाँ से क्या हुआ रोहित जी, एक संसाधन ये दिमाग में आया कि बजाय कुछ लेके बेचने के, हुँ, आपको किसी चीज़ का उत्पादन करना है। बिल्कुल। और इसी बीच में मैं आपको एक बात और बताऊँ, घटना जब घटती है तो एक दूसरे के साथ लगी होती है। मेरे दादाजी हुआ करते थे, वो उस समय चार्टर्ड अकाउंटेंट हुआ करते थे, तो बड़ी-बड़ी फर्म्स में अच्छा। वो जाया करते थे। तो जी। विश्वकर्मा पूजा के दिनों की बात है, वो एक दिन मुझे अपने साथ ले गए। हुँ, 2-3 फैक्ट्रियों में हम गए, तो उन फैक्ट्रियों से जी। एक अपने आप ही आवरण सा आ गया कि ऐसी फैक्ट्रियाँ मेरे पास भी होनी चाहिए। अच्छा। तो वहाँ से अंदाज़ा आया, घर आ गए, फिर मैंने ये पेन बेचने के बाद जो जी। वो पूँजी 200-300 में बदली थी, अच्छा, उसको मैंने पापड़ के उत्पादन में लगा दिया। पापड़। हाँ, जो हमारे हाँ, मारवाड़ी घरों हाँ। में बहुत पापड़ खाए जाते बिल्कुल, हैं, बिल्कुल। हमारे तो हर डाइट में पापड़ नहीं जुड़ा हुआ है, म तो फिर हमने पापड़ बनाना शुरू किया। नहीं, मैं तो खुद जैन हूँ, तो मेरे यहाँ तो बिना मतलब पापड़ के खाना ही नहीं होता है। हाँ, हमारे यहाँ भी यही है, तो फिर हुँ, हमने पापड़ बनाना शुरू किया, जिसमें माँ का भी पूरा हमको सहयोग मिला जी, इस काम में। जी। और फिर ये मैन्युफैक्चरिंग की जो जर्नी है, वो जो ₹200 वाली पेन की बात है, हाँ, फिर वहाँ से हम उत्पादन पे आ गए जी। और हमने ये पापड़ बनाना शुरू अच्छा, किया। ठीक है। तो एक इत्तेफ़ाक देखिए पापड़ के साथ भी, हुँ, कि पापड़ को बनाने के बाद में धूप में भी सुखाया जाता है, हुँ, सुखाया जाता है। और राखी से ठीक पहले बारिशें आ जाती हैं। हाँ, बिल्कुल सही है। तो अब आप पापड़ नहीं सुखा सकते, तो लगभग 3 महीने आप पापड़ बना नहीं सकते। हाँ, क्योंकि जो पापड़ बन गया है उसको धूप में सूखना भी है और बिल्कुल। उसको जल्दी बेचना भी है। इसमें भी रोहित जी एक खास बात है कि अगर पापड़ आपका 4 दिन नहीं बिका, हाँ, तो आपको एक नुकसान होने वाला है। क्या? पापड़ में पानी डाल करके हम आटा लगाते हैं, फिर पापड़ बनाते हैं, हाँ। तो वो पानी सूखता रहेगा तो आपकी कॉस्ट बढ़ती अच्छा, रहेगी। मतलब पापड़ का वज़न कम होता रहेगा। हाँ, तो आपको आज जो 400 ग्राम आपने पैक किया है, जी, वो आज आप पैक बेच आओगे तो 400 ग्राम का, कल अगर दुकानदार चेक करेगा तो वो 350 साढ़े ग्राम का। 300 ग्राम होगा, तो आपका मतलब हाँ, वो मार्जिन कम होता रहेगा। मार्जिन तो बाद की बात है, पहले आपके नाम पे बट्टा लगने वाला है कि आप कमिटमेंट पूरा नहीं कर रहे हो, 400 बोलकर 350 दे रहे हो। बिल्कुल सही है। फैक्ट है ये तो। तो उस 3 महीने में क्या किया जाए, तो वहाँ फिर एक आवश्यकता आविष्कार की जननी है, जैसे आपको पता है। जी, तो बिल्कुल ही एकदम से नया आइडिया आया कि राखी बनाते हैं 3 महीने, अच्छा। हाँ, मतलब राखी का त्योहार है, तो वो राखी बनाते राखी हैं। बिकेंगी। और कलकत्ते की राखियाँ, आज का मुझे नहीं पता, जी, उस समय बहुत मशहूर हुआ करती थी। अच्छा। तो मैंने फिर उन 3 महीने के लिए राखी बनाने का कार्यक्रम शुरू किया। जी, और सच बताऊँ तो राखी में पापड़ से ज़्यादा बचता था, क्योंकि आज हमारे यहाँ जो चीज़ हम आज देख रहे हैं ना रोहित जी, जी, ये सदियों से है हाँ, कि जो चीज़ दिखती है, ज़्यादा सुंदर लगती है ना, उसकी कोई भी कॉस्ट जो है, हाँ, जैसे ये आपके पीछे गमला पड़ा हुआ है, जी, इसकी कॉस्टिंग ₹10 है, हाँ। पर इसके आप ₹200 दे दोगे क्योंकि आपकी अच्छा अलमारी लग की रहा है, शोभा बढ़ा रहा है। शोभा बढ़ा रहा है, एग्ज़ैक्टली। पर जब खाने की बात आती है तो हम लोग थोड़ा-सा ब्रांड की तरफ जाने लगते हैं। तो हाँ, राखी में हमें बचत भी अच्छी होने लगी। तो बिल्कुल, वहाँ बिल्कुल। से जी, मेरा ये सफ़र शुरू हुआ। जी, इसके बाद में मैंने राखी भी बनाई और पापड़ भी बनाए। अच्छा। अब मैं आपका 1 मिनट ज़्यादा समय लूँगा। हाँ, मैं हाँ, बिल्कुल, पापड़ बिल्कुल। बनाते हुए सिर्फ़ कैसे व्यवस्थाएँ बनाई जाती है और क्या चीज़ आपको रोक सकती है बहाने, जी, और कैसे मैंने व्यवस्था की, वो मैं आपको बताता हूँ। जी, पापड़ बनाने के लिए जो हमको रॉ मटेरियल चाहिए होता था, वो हमारे घर से लगभग 8 किलोमीटर दूर था होलसेल की मंडी। दाल। दाल का आटा, जिसे हम लोग मारवाड़ी में मोगर बोलते हैं। जी, जी, बिल्कुल। मूँग की दाल का आटा हाँ, होता मूँग है की दाल थोड़ा, का आटा। हाँ, उसे जी, मोगर बोलते हैं। और ठीक है। फिर 5-10 सामग्रियाँ होती हैं जो हाँ, मम्मी की मदद से बता दिया करती थी, इतना डलेगी, पर बनाने का काम मैं ही करता था। जी, तो मैं आपको उदाहरण के तौर पे ये बोलता हूँ कि मान लीजिए अभी सुबह के 6 बजे हैं, हाँ, और मैं आपको अपना कार्यक्रम बताता हूँ उस समय हम कैसे करते थे। तो सुबह 6 बजे उठ कर के जैसे ही मैं उठता था, तो मैं जी, देखता था मेरे घर के बाहर लाइन लगी हुई है, 25 औरतों की, 40 औरतों की, जो पापड़
कल ले गई थी बेलने के लिए, वो बेल के लाई है। अच्छा, मतलब आप उसका मतलब डो बना के उनको बेलने के लिए दे देते थे, हाँ, वो फिर सुबह-सुबह बेल के लेके आती थी। तो फटाफट उनके 200 के आगे 200 पापड़ आ गए, वो गिने। जी, फिर उनको 200 की थैली जो मैंने गिन के पैक की हुई है, वो उनको दे देते थे। हाँ, तो इस तरीके से ये एक एक्सचेंज ऑफर होता था कि वो पापड़ दे जाती थी जी। और मुझे उनको वो डो देनी होती थी। बिल्कुल, बिल्कुल सही है। इस काम में 2 घंटे लग जाते थे। हाँ, बिल्कुल लग जाएँगे। इसके बाद में जो मम्मी ने कल पापड़ धूप से सुखा के नीचे रखे हुए हैं, हुँ, उनको मुझे तराजू में तौलना होता था और पैकेटों में 400 ग्राम के हिसाब से उसे भरना भरना होता था। पड़ता वो था। पैकिंग करता था मैं। जी, तो इस काम में फिर मुझे 2 घंटे लग जाते थे और 10 बज जाते थे, समय स्कूल का हो जाता था। हुँ। मैंने अपने प्रधानाध्यापक साहब से, लक्ष्मण सिंह जी नाम था, अच्छा ये भगवान उनको दीर्घायु दे, अगर वो जीवित होंगे और ये सुनेंगे तो उन्हें अच्छा लगेगा। जी, जी, मैंने जी। उनसे विशेष निवेदन करके जी, ये बोला हाँ। कि मैं असेंबली, उस समय हम लोग प्रार्थना बोला करते हाँ, थे, कि हाँ। मैं प्रार्थना में नहीं शामिल हो पाऊँगा, आप मुझे इसकी इजाज़त दे दें। हाँ, मैं अच्छा सीधे क्लास में पहुँचूँगा मैं। हाँ, तो उन्होंने दे दी थी मुझे जी, इजाज़त। अब मैं 10 बजे घर से, हाँ। लोग तो स्कूल जा रहे हैं मेरे साथ के बच्चे, पर मैं बाज़ार जा रहा हूँ हाथ में 20 किलो या 25 किलो पापड़ उठाकर, अच्छा, और मेरे स्कूल का बस्ता मेरा मित्र जो है वो ले जाता था। अच्छा मतलब अच्छा आप पापड़ लेके जा रहे हैं, आपका फ्रेंड आपके वो बैग लेके जा रहा है। और अब मेरे को अगली 10-20 दुकानों में वो पापड़ बेच देने हैं जी, और स्कूल पहुंच जाना है 11 बजे। हाँ। शाम को जब स्कूल की छुट्टी हुई 4:15 4:30 बजे, जी, तो फिर मेरा मित्र मेरा बैग लेके घर आएगा हाँ। और मैं पापड़ के पैसे इकट्ठे करूंगा। अच्छा, फिर मैं साइकिल की दुकान पे जाऊंगा। जी। साइकिल उस समय किराए की मिला करती हुँ। थी। आधे घंटे का किराया 25 पैसे या 20 पैसे होता था। अच्छा जब मैं छोटा था तो मतलब आधे घंटे का ₹3 लगता था। तो हमने 20 या 25 पैसे दिए हैं। जी, तो उस आधे घंटे में भी एक बदमाशी करनी होती थी। अच्छा, साइकिल हमने किराए पे क्या तो 5 बजने में 3 मिनट पहले लेनी है, अच्छा। या सवा 5 बजे नहीं लेनी, 5:12 पे लेनी है। हुँ, क्योंकि ऐसे वक्त पे जब आप साइकिल उठाओगे स्टैंड से, तो जी। दुकानदार नेचुरली 5 लिखेगा या सवा 5 सवा लिखेगा। 5 लिखेगा तो आपको बिल्कुल। 3 मिनट की बचत हो गई। हाँ, मारवाड़ी बुद्धि। तो फिर साइकिल लेके वो 8 किलोमीटर तक जाना, और उस दुकानदार से भी मैंने ये तय कर लिया था कि मैं रोज आऊँगा, इतना माल लूँगा तो मैं रुकूँगा नहीं। हाँ, मेरा थैला पैक होना चाहिए। बिल्कुल। 2 रुपए कम बेसी होंगे तो अगले दिन कर लेंगे। उनको पैसे दिए, वो सामान का थैला लिया हाँ, और सीधा आधे घंटे में साइकिल वापस। जी। क्योंकि 15 मिनट ज़्यादा हो गए तो फिर वो उनसे झिक-झिक करनी पड़ेगी, या फिर साइकिल का किराया होना तो वापस ज़्यादा देना पड़ेगा। बिल्कुल, फिर बिल्कुल, उस सामान को घर में लेके आना, जी। और उस आटे को तेल, पानी और सारे सामानों के साथ मिला देना। जी। उसके बाद हम 1 घंटा खेला भी करते थे, हाँ, वो भी ज़रूरी था। और उसके बाद हम अगली फिर काम पे लगा करते थे कि वो जो आटा बनाया है, उसके लंबे-लंबे डंडे बनाने हैं, और वो पेड़ा काटने के लिए जो सुबह औरतों को देना है, जी, वो धागे से धागे से कटता है, वो भी देखा है मैंने, मेरे धागे घर से पे बनता है। काट के जी, 2-200 की पैकिंग थैलियों में इकट्ठी कर दी। जी। फिर किताब खोली, हुँ, तो पढ़ना भी मुझे एक समस्या लगता था उस समय, क्योंकि समय की कमी थी। बिल्कुल। तो मैंने पढ़ा भी एक अलग अंदाज से, रोहित जी। अच्छा कैसे? मैं किताब को लेकर एक चैप्टर खोलता था और उसको 2 बार पढ़ता था, और वो कंठस्थ हो जाता था। अच्छा, उस ज़माने में ना वो सवाल जवाब होते थे, राम के कितने भाई थे, ये हाँ, थे। तो अगर आपने पूरी रामायण याद कर ली तो फिर आप किसी भी सवाल का जवाब बिल्कुल दोगे। सही बात स्कूल है। में ये सिखाया जाता था कि ये सवाल है, ये जवाब है, ये सवाल है, ये जवाब है। हाँ, पर मैंने ऐसा कोई प्रयोजन नहीं किया। मैं अपनी पूरी किताबें कंठस्थ याद रखता था, ताकि अच्छा। समय कम लगे, जी, जी, बिल्कुल सही है। जो पढ़ा वो याद हो गया, और हाँ, सुबह फिर अगले दिन वही दिनचर्या शुरू हो जाती थी जो मैंने आपको आज की बताई। इस जी, जी। बीच में जो माता जी का रोल छुप गया, वो ये छुप गया कि दोपहर में वो जो औरतें पापड़ दे गई थी गिन जी, के, जी। वो अब छत पर सूखेंगे, हुँ, और वो उनको शाम को समेट करके लाना है। और कभी कभी अचानक भी मौसम खराब हो जाता है, तो मौसम ना खराब हो गया हो, बिल्कुल सही बात है, इसका ये ध्यान वो रखना। भी ये ध्यान काम देना। माता जी का होता था, बाकी सारे काम मैं इस प्रकार से करता था। चलिए बहुत बढ़िया। तो ये और एक विस्तारवादी काम था, और ये जी, काफी अच्छे डिमांड तक पहुंच गया। जी। फिर एक फिर कमी महसूस हुई कि आप इसको बहुत हाई वॉल्यूम पे नहीं ले जा सकते। हाँ, बिल्कुल सही बात है। मतलब एक एक ऐसा काम है जिसको ज़्यादा स्केल नहीं किया जा सकता है। हाँ,
जी। और ज़्यादा स्केल करने के लिए फिर ज़्यादा पूँजी की आवश्यकता हो। अब घर में भी पैसों की कमी थी, तो ये जो कमाई थी, ये कुछ घर में भी चली जाती थी। अच्छा। तो जमा पूँजी ज़्यादा नहीं हो पाई। जी। और सपना बड़ा था, वो फैक्ट्रियाँ मुझे बार-बार आँखों से दिखती थी। जी। क्षमा चाहता हूँ मैं अपने परिवार वालों से, पर मैं एक बात आपको बताऊँ कि उस दिन मैंने निर्णय किया जी। कि मैं घर से भागूँगा। अच्छा। क्योंकि कभी-कभी ना पापड़ की पेमेंट लाने में, सामान लाने में, कुछ मैनेज करने में रात को 10-11 बज जाते थे। अच्छा। हमारे पिताजी जो हैं वो पुराने विचारों के थे, और 9 बजे के बाद घर में आना और जी। किसी पे कुछ पैसे बाकी रह गए हैं, हुँ। लेट आना, लेट खाना, वो उन्हें पसंद पसंद नहीं था। नहीं। जी। और वो छोटी-मोटी जो टोका-टिप्पणी होती है, हाँ, उससे परेशान एक तरफ था, पर दूसरी तरफ सपना भी साकार नहीं हो पा रहा था। बिल्कुल सही बात है। तो मैंने एक दिन घर में ये तो बताया कि मैं दिल्ली जाऊँगा, कब हाँ। जाऊँगा, कैसे जाऊँगा, ये नहीं बताया। अच्छा। उस समय कलकत्ते से ट्रेन चला करती थी, आज भी चलती होगी। जी। कालका मेल उसका नाम हुआ करता था, और हमने अच्छा। वो हावड़ा स्टेशन से ट्रेन पकड़ी और हम दिल्ली पहुँच गए। बिना किसी को बताए। बिना, बस घरवालों को पता था ये दिल्ली जाएगा, पर अच्छा, मैंने संपर्क उनसे 3 महीने बाद किया। तो उस समय आपकी उम्र कितनी थी? उस समय मेरी उम्र थी जी लगभग 13 और 14 के बीच का मतलब था मैं। 13-14 साल की एज में आप कोलकाता छोड़ के मतलब उस आज का हाँ, कोलकाता उस समय हाँ, कलकत्ता था। कलकत्ता था, तो और आप मैं, दिल्ली आ गए सीधे। हाँ, और 10वीं क्लास में पास कर चुका था। 10वीं क्लास आप पास कर चुके थे। मतलब बहुत गट्स चाहिए ऐसे काम करने के लिए। और मैं किसी चीज़ पे अवरोध नहीं बनना चाहता था, माहौल के साथ बनना चाहता था। और मैं बताऊँ आज क्या व्यवस्था है, सरकारें भी सुने। जी। ये दिल्ली में भी ना एक मंडी हुआ करती थी स्टेशन के बाहर, जिसका मुझे कोई जानकारी नहीं थी। अच्छा। कुछ चौधरी लोग टाइप खड़े हुए थे, हुँ। और बिहार से और बंगाल से लोग गरीबी के मारे रोज ही सैकड़ों की संख्या में आते थे, आ रहे थे। और वो लोगों को इकट्ठा कर लेते थे हुँ। और उनको चाय पिलाते थे और खाना खाने को देते थे अच्छा। उस समय फ्री में। हुँ। पर वो आप जिसके आप कब्जे में चले गए, आप उसके आदमी हो गए। फिर दोपहर में जब सब ट्रेनों का आना बंद हो जाता था 10-11 बजे के जी। आसपास, फिर वो एज पर डिमांड, किस दुकान में 2 नौकर पहुंचाने हैं, किस में 4 पहुंचाने हैं, अच्छा। इस तरीके से वो अपने एक दलाली जुटाव करते किए थे। हुए आदमियों को उन दुकानों पे पहुंचा देते थे। हुँ। तो मुझे भी चांस की बात है कि एक दुकान पे छोड़ दिया गया जो चांदनी चौक में ही थी। अच्छा। वो चांदनी चौक में जो दुकान थी, वो जी। टेंट हाउस का सामान बनाया करती थी। टेंट हाउस का। वो किराए पे नहीं देती थी। वो जो लोग किराए पे देते हैं, हाँ, उनके लिए वो उत्पादन वो का काम उत्पादन करती थी। करती थी, समझ गया। तो मुझे वहाँ पर चपरासी का कार्य दे दिया गया, और ठीक है। 600 रुपये प्रति माह के नाम पर मेरी तनख्वाह फिक्स हो गई। अच्छा, ठीक है, ये सन 84 की बात बता रहा हूँ मैं ठीक है। आपको। तो मैं चपरासी का काम करने लगा। साहब लोग दिल्ली में आज भी लेट आते हैं, उस समय भी वो लोग 11 बजे आया जाया करते थे। अच्छा। पर जो ग्राहक था, जो छतरपुर से आया, पटना से आया, भोपाल से आया, बिलासपुर, रायपुर, सारी ट्रेनें अक्सर ना, अगर आप बारीकी से देखो इन सब चीज़ों का, चाहे हवाई जहाज हो या रेल हो, जो बड़े शहर से बड़े शहर जाती हैं जी। या छोटे शहर से बड़े शहर आती है, वो अक्सर सुबह-सुबह पहुँचती हैं, हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। ताकि व्यापारी अपना काम सारे दिन कर ले और शाम को विदा हो जाए, बिल्कुल, बिल्कुल। या अगले दिन शाम को। सही है। तो मैं क्या, 5 या 10 दिन नौकरी करने के पश्चात मैंने देखा कि व्यापारी तो 9 बजे आ जाते हैं और सेठ जी 11 बजे आते हैं। अच्छा। तो मैंने कहा इससे अच्छा क्या हो सकता। तो जिस जिस दाम में सेठ जी जो बेचा करते थे, हाँ। उससे लगभग 5 से 10% ऊंचा मैं बेचकर उनसे पैसे ले लिया करता था। अच्छा, मतलब जो रेट फिक्स था उससे ज़्यादा। हाँ, ठीक है, क्योंकि कम बेचने तो फिर सेठ बोलेगा कुछ कि तूने इसको इतने में क्यों दे क्यों दिया। दे दिया? नहीं तो वो पैसा आप सेठ जी को बताते थे कि अपने पास रख लेते थे? नहीं नहीं, अच्छा। देखिए इसमें मैं रोहित जी मैं आपको बताऊं, हाँ, अगर आपको लंबी उड़ान दौड़नी है, हाँ, ऊंचा दौड़ना है, तो ये गलत रास्ता तो बिल्कुल। कभी, शॉर्टकट जो है ना जीवन का, जी, आज आपको बुनियादी सुख दे सकता है, आपको आगे नहीं ले जा सकता। बिल्कुल सही बात है। तो वो जब सेठ जी आते थे, मैंने एक दिन उनको दिया, तो उन्होंने ये सोचा होगा कि कोई व्यापारी जल्दी में होगा, इस पागल से ले गया होगा, इसके क्या बस की। तो ये घटना 1 दिन हुई, 2 दिन हुई, हाँ, 3 दिन हुई, चौथे दिन हाँ। उन्होंने मुझे मना कर दिया अच्छा, सेठ जी ने? कि आज से आप चपरासी नहीं है, आप मेरी बगल वाली कुर्सी में, वो एक रिवॉल्विंग चेयर में बैठा करते अच्छा, थे, तो उन्होंने एक छोटी सी चेयर लगवाई कि जी। अब आप यहाँ बैठो, हाँ, 9 बजे से माल बेचना शुरू करो और शाम तक आप माल बेचो। अच्छा। मतलब उनको इतना भरोसा हो गया था अब आपके ऊपर। हाँ। तो मतलब जब सेठ जी ने फिर आपको अपनी बगल वाली चेयर पे बिठा दिया,
फिर फिर उसके उन्होंने अत्यधिक ये प्रतिभा पहचान ली कि मैं बिक्री कर सकता हूँ, और अच्छा, उस समय वो जो हैं जी, अम्बाला से आए थे और दिल्ली में अपनी दुकान चला करके ये सामान बेचा करते थे। ठीक है। तो मैंने उनसे बीड़ा उठाया हाँ, कि ऐसे तो हमारा विस्तार नहीं होगा, अगर हमें विस्तार करना है जी, तो पूरे देश में घूमना पड़ेगा। अभी अच्छा, तो सिर्फ 1% लोगों को नहीं पता है, ये शादी विवाह तो पूरे हिंदुस्तान में होते हैं, हाँ, और जो हमारा सामान था वो सिर्फ शादी विवाह में नहीं लगता। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। विडंबना देखिए हमारे सामान की, वो मरने से लेके जीने तक में जीने लगता तक है। लगता है, बिल्कुल सही बात है। मतलब जब आप पृथ्वी लोक में आते हैं और हाँ, जब आप पृथ्वी लोक से प्रस्थान करते हैं तो आपको शामियाने की आवश्यकता पड़ती थी उस बिल्कुल, समय। बिल्कुल, बिल्कुल। भाई तो उन्होंने बच्चा कहा पैदा होगा तो लगेगा, बच्चे का बर्थडे होगा तो लगेगा, फिर सगाई होगी, संस्करण शादी होंगे, नाम कुछ संस्करण भी होगा, होगा वो लगेगा ही लगेगा। अन्नापन्न संस्करण होगा, जितने संस्करण होंगे सारे संस्कारों में लगेगा। जी, तो मैंने जी फिर उनसे इजाज़त लेकर हाँ, टूर का काम शुरू किया, अच्छा, और हिम्मत साथ थी, जी, और पूरी रात हम सफ़र किया करते थे। अच्छा, वो थर्ड क्लास की बोगियाँ, उस समय रिजर्वेशन हुआ नहीं करता था, टॉयलेट के बगल में बैठना, किसी की रिजर्व सीट पे बैठ जाना, उसका बदतमीजी से पैर मारना, अच्छा, फिर उससे थोड़ी सी विनती करना, फिर 2-4 मिनट के बाद में हाँ, बेशर्म हो जाना। कभी कभी रोहित जी मज़ा भी आया करता था, कभी कभी कुछ परिवार मिल जाया करते थे, जी, तो वो जब अचार खाते थे तो फिर उनकी तारीफ़ करना, आपकी अचार की क्या खुशबू है। अच्छा, फिर वो बोलते थे आप भी खाइए, तो हम, क्योंकि घर के खाने से वंचित थे, हम सफ़र करते थे। बिल्कुल सही बात है। फिर जब हमने एक समय खा लिया उनके साथ सफ़र करते हुए, तो दूसरे समय वो पूछते ही नहीं थे, वो जब अपने 4 लोगों को डालते थे तो हमारा भी डल जाया हमारा भी करता डल था, जाता था। और उसी बीच में हंसी मजाक करते हुए, तो हाँ, फिर अल्टीमेटली क्या हुआ कि एक एक स्टेट में कवर करता रहा। जी, फिर जब वहाँ से कस्टमर रिपीट आने लगा, तो जो हमारे सेठ जी थे वो हमें उस स्टेट पे दोबारा नहीं भेजते थे। अच्छा, अब वहाँ पे एक मार्केट का सेल्समैन तैयार हो अपॉइंट हो गया। गया, वो रेगुलर देखेगा। बिल्कुल, और बिल्कुल। मुझे ये मौका मिला कि मैं पूरे हिंदुस्तान में जाके अपनी कंपनी का नाम, अच्छा, तो मतलब पूरे हिंदुस्तान आप घूमे। पूरे हिंदुस्तान में, मतलब आप ऊपर श्रीनगर का नाम ले लो या कठुआ ले लो या इधर एर्नाकुलम बोल दो, सेलम बोल दो, अच्छा, या कोयम्बटूर बोल दो आप। जी। और उस और समय भाई आपकी उम्र 15-16 साल 15 साल 15 साल। के लगभग है, मतलब और 15-16 साल की एज में पूरा हिंदुस्तान आपने पूरा हिंदुस्तान ट्रेन से घूमा है। और पूरे ट्रेन का एक समय किताब हुआ करती थी, उसको एट ए ग्लांस बोलते हैं, कौन सी ट्रेन कहाँ से कहाँ चलती है और जी। रेल के कितने कानून हैं। अच्छा, हमने बिना टिकट सफ़र किया है। अब हाँ, इसका ये मतलब समझिएगा कि हमने टिकट के पैसे नहीं दिए, हम टिकट नहीं कटवाते थे। उस हाँ। समय एक धारा होती थी, आज भी शायद होती होगी, अच्छा, IBD बोलते थे उसको। अच्छा, ये क्या उसका होती फुल है? फॉर्म होता है इन्फॉर्म बिफोर डिडक्शन। अच्छा, तो टिकट की लाइनों में तो उस समय कंप्यूटर नहीं आए थे, कम से कम आपको 2 घंटे लगेंगे सफ़र करने में। मेरा काम समय बचाना था, हर पल जीवन का मैंने समय बचाने पे लगाया। जी, तो बिना टिकट यात्रा करो, और जैसे टीटी साहब दिखे उनको जाके तुरंत से बोलो साहब टिकट नहीं खरीदी है, यहाँ से चढ़ाओ। हाँ। तो वो, अगर आपने सूचना दे दी है तो वो उस टिकट की कीमत में 5 रुपये जोड़कर आपको टिकट देने के लिए बाध्य हैं। अच्छा, तो वो 1 घंटा बचाने के लिए हमारे पास में ये सिस्टम हुआ करता था कि हम काले कोट वाले साहब को देखा जी, और टीटी साहब से टिकट बनवा। जी, कभी भी हम टिकट बनाने की लाइन में नहीं लगे। रिजर्वेशन तो हमारी किस्मत में ही नहीं था, क्योंकि जी। हम पूरी रात सफ़र किया करते थे। सही है। प्लेटफॉर्म के वेटिंग रूम में तैयार होना, हाँ, अपनी अटैची उठा के मार्केट चले जाना, जी, 1 या 2 छोटे कस्बे शहर किया, जी। अगले दिन अगली यात्रा पे रात को रेल पकड़ लेना, और इस तरीके से पूरे हिंदुस्तान का भ्रमण करने का मुझे सौभाग्य प्राप्त है। बहुत बढ़िया। और मतलब कभी आपको अकेले ऐसा नहीं लगा कि यार मैं मतलब कोई मुझे ले जाएगा, डर लगे, कुछ भी लगे? नहीं, कभी नहीं? मतलब इतनी छोटी उम्र में मतलब जब बच्चे स्कूल में होते हैं, कॉलेज में होते हैं, उस टाइम पे आप पूरा देश अकेले घूम रहे थे, व्यापार कर रहे थे। और उस समय एक फ़ोन नहीं हुआ करते थे। हाँ, कभी फ़ोन कभी नहीं होता था, सबसे कभी बड़ी कभी बात कभी ये है कभी कि हमें अर्जेंट सेठ को सूचना देनी होती थी, कोई बहुत मोटा और बढ़िया ऑर्डर है, जैसे किसी शहर में किसी हाँ, बड़े सेठ के यहाँ शादी होनी है, टेंट जी। वाले पे ऑर्डर है। हुँ, हम वहाँ पहुँच गए तो वो टेंट वाला उस सेठ से मिलवा देता था, तो अच्छा, मैं वहाँ पे वो एक झांकी सजा देता था कि आपकी शादी को इस लेवल से इस लेवल पे ले जाएंगे। बिल्कुल। तो वैसे में हमको फ़ोन करना होता था, तो उस समय वो ट्रंक कॉल सर्विस होती थी साहब। अच्छा,
थोड़ा-थोड़ा एसटीडी का आगमन हो गया था, पर वो जी, एसटीडी भी सबके घर पे नहीं सबके होती, घर पे नहीं होता था। जीपीओ में होती थी। हर शहर के जो मेन हेड ऑफिस होती थी, वहाँ फिर लाइन में लग के एसटीडी पे फ़ोन करके जी, सेठ जी को ये बताना कि पैसे मैंने ले लिए हैं और ये माल इस एड्रेस पे भेज दो। हुँ, फिर उन पैसों के साथ घूमना, क्योंकि उस समय वो सारे स्टेशनों की बैंकिंग भी नहीं थी कि आप वहाँ से पैसा लेके वहीं जमा करवा दो। बिल्कुल सही वो बात है। पैसा भी आपको लेके घूमना है। हाँ, कभी-कभी अधिक पैसे हो जाने की स्थिति में मुझे ऐसा भी करना पड़ता था कि रातों रात दिल्ली आया जी। पैसे, क्योंकि एक दिन 4 घंटे तो आप लेके घूम सकते हो, हाँ, सही बात है। 40 दिन तो लेके नहीं घूम नहीं सकते। घूम मेरा सकते। काम ये था कि मैं 30 से 45 दिन में दिल्ली आया करता था। हुँ, 2 या 3 दिन विश्राम करके सबके ऑर्डर दे के और वो सेल्समैन से टाई अप करके फिर अगली यात्रा पे निकल जाया करता हुँ। था। तो ये सिलसिला कितने सालों तक चलता रहा? ये सिलसिला जी लगभग चला है 5 साल। मेरी भारत भ्रमण पूरा हो गया। अच्छा 5 साल में पूरा भारत भ्रमण आपका कंप्लीट, पूरे भारत की मार्केट आपने कर और ली। मुझे नौकरी से इसलिए हटाया गया उस समय हाँ, कि जितना तुम बेचते हो उतना हम बना नहीं पाते हैं। अच्छा मतलब और मुझे खुशी है ये बात बताते हुए नहीं कि खुशी तो आपको खुशी हो रही मुझे हँसी आ रही। हाँ, मुझे हँसी इसलिए आ रही है कि आप एक मैन्युफैक्चरर हो, आप एक व्यापारी हो और अगर कोई सेल्समैन आपकी सेल्स बढ़ा रहा है, तो भाई आप अपनी फैक्ट्री की कैपेसिटी बढ़ा लो ना। उनके बूते के बाहर हो चुका था साहब। अच्छा, वो 3 ब्रदर थे, दुर्भाग्य से एक ब्रदर आज नहीं है, 2 हैं जी, जिनसे मेरे खट्टे-मीठे संबंध अभी भी है, हाँ, गाए बजाए राम-राम हो जाती है। जी, तो मैंने कहा अब, तो कह रहा फिर बिकवा तो तेरे से सकते नहीं है। हाँ, मैंने कहा फिर एक काम करता हूँ, हुँ, क्या मैं बना सकता हूँ? अच्छा, कह रहे मतलब फैक्ट्री संभाल लोगे, तुम तो बेचने के माहिर हो। हाँ, मैंने कहा ये तो आपने नाम रखा बेचने का माहिर हूँ, मैं तो काम का माहिर हूँ। सही है। उस दिन मेरी किस्मत ने कन्वर्ट लिया, जो मेरा सपना 8 साल पुराना था वो अब साकार होने जा रहा था। अब मैं फैक्ट्री में प्रवेश कर रहा था। हाँ, और जो हम लोग कुर्सियाँ टेंट हाउसों में उस समय चला करती थी, वो कुर्सियाँ 200 बना करती थी, उसको 600 कुर्सी रोज कैसे बनाने हैं, जी, शामियानों का उत्पादन कैसे बढ़ाना है। उस समय हुँ, हमने एक नया फव्वारा भी लॉन्च किया था, शादी के व्यवहार एक फाउंटेन चला करते थे, हाँ, हाँ, चला था। एक झरना भी चला था। उन जी, सब चीज़ों का प्रोडक्शन मास स्केल पे ले जाना था। अच्छा, तो उसके फिर मुझे व्यवस्था मिली और वो फैक्ट्री से फिर मैं तब रूबरू हुआ जी, और मैंने फैक्ट्री का सारा काम संभाला। तो ये प्रोडक्शन तो सारा हो चुका था, कुर्सी बनाना एक ज़्यादा चैलेंज का काम था, तो उस पे मैं विशेष ध्यान दिया करता था, अच्छा क्योंकि कुर्सियों का प्रोडक्शन कम था। हाँ, तो कुर्सी बनाते-बनाते फिर एक दिन लेबर खाली बैठ गई, पाइप अच्छा, नहीं आया। पाइप वाले पे पूछा तो उसने कहा मिल में ब्रेकडाउन हो गया है, मिल में सेठ जी आए हैं, मिल में एक्साइज आई है, मिल हाँ, में ये है। तो हमारे को कई बार महीने में 1-2 बार ऐसे खाली बैठ जाना पड़ता था। ये 2-3 अच्छा, बार ये जब हुआ जी, तो हमने कहा बस अब हम पाइप बनाएंगे। जी, और वहाँ से जीवन ने करवट लिया। साल ये 1992 की बात है। अच्छा 1992 और बस हाँ, उसके एक साल पहले ही मैं पैदा हो गया 1991 में। अरे वाह, बधाई हो आपको। 92 में जी हमने, जी, चांस की बात है ये माइक जिस पे लगा हुआ है, हाँ, ये प्रिसीजन स्टील ट्यूब है जो हाँ, कि सीआरसी स्ट्रिप से बनी हुई है। अच्छा, इसके बनाने का काम हमने शुरू किया जी, और 93 में हमने इसकी प्रोडक्शन लगाई। जी, और ये वाला कार्यक्रम हमने अब, क्योंकि मैंने ये सोचा और एहसास किया कि ये काम अब संभव नहीं है कुर्सी बनाना, जी, तो जो मेरे उस समय जिनको मैं सेठ जी बोल रहा हूँ उनके साथ पार्टनरशिप में लगाई। अच्छा ये आपने अपनी खुद की फैक्ट्री हाँ, अब यहाँ पर मैं वर्किंग पार्टनर हो गया हूँ। वर्किंग पार्टनर हो गए हैं आप। 25% का ठीक है, फाइनेंस उनका था जी, और सारा काम आपका था, आपका मुझे करना था। ठीक है। और वो घर से 40 लाख रुपए उस समय लेकर आए थे, उस टाइम का 40 लाख 92। मतलब आज और का फैक्ट्री लगने से पहले वो 40 लाख रुपए गायब हो चुके थे। अच्छा, मशीन वाले को तो हमने एडवांस दिया था, रॉ मटेरियल के कुछ नहीं बचा था हमारे पास। जी, और
बहुत सारे सामान, जब फैक्ट्री बताने का कोई आइडिया देता है ना, तो वो बहुत मोटी मोटी 4 चीज़ें बता देता है। जब आप फैक्ट्री चालू करते हो ना, तो बहुत तो मैंने आप पढ़ा है आपके बारे में, आप भी एक फैक्ट्री चलाते हो। हाँ, मैं तो ऑक्सीजन प्लांट चलाता हूँ। जो 4 चीज़ें आपको बताई गई थी, जी। उन 4 के अलावा कम से कम भी 40 चीज़ों की और आवश्यकता होती है, बिल्कुल जो होती कोई है। बताता ही नहीं है। कोई बताता और नहीं है। खड़े पैर बताता है मिस्त्री कि साहब अब ये ला दीजिए। हाँ, बिल्कुल सही बात ये है। 2 लाख का आएगा, ये 25,000 का आएगा, ये 1 लाख बिल्कुल, का आएगा। बिल्कुल, बिल्कुल। उस ये फैक्ट है। परिस्थितियों से जी हमने, जी। और जो सज्जन मेरे साथ इस व्यापार में आए थे, इत्तेफाक की बात है कि वो अपने उस टेंट वाले व्यापार से अलग होके आए थे, तो कहीं से पैसों का साधन भी नहीं बचा था, बिल्कुल सही और बात ये है। 40 लाख की समाप्ति हो गई थी। हुँ। और मैं आपको एक बात बड़ी ईमानदारी से बताऊं कि हम भी बर्बाद हो गए होते, हम ये कामयाब नहीं हो पाते, अच्छा। अगर उनके पास या मेरे पास ये रास्ता होता कि पान की दुकान नहीं चल रही तो राशन की दुकान खोल लेते हैं, राशन की नहीं हाँ। चल रही तो कपड़े के खोल लेते हैं, कुछ और खोलने के लिए कुछ और पैसों की तो आवश्यकता है ना। बिल्कुल। अब आपका सब खत्म हो चुका है। अच्छा। और वहीं पर रोहित जी एक अजीब सी बात बताऊं, एक हाँ। नई चीज पढ़ी, हाँ। क्योंकि अब हमने इंडस्ट्री लगाई थी, हाँ, बिल्कुल। तो ऐसे ही कोई समझदार आदमियों से मेरा भी मुलाकात हुई, और उन्होंने मुझे इंडस्ट्री की स्पेलिंग लिख के दिखाई, अच्छा। जिसको उन्होंने थोड़ा थोड़ा स्पेस दे के लिखा, IN जी। DUST, डस्ट TRY। ट्राई। उनने कहा इंडस्ट्री तो अपने आप में एक परिभाषा है, जिस समझदार आदमी ने इसका नाम इंडस्ट्री दिया कि आपको धूल में मिलना है, जी। फिर प्रयास करना है। अच्छा, इन डस्ट ट्राई। हाँ, और जब आपका प्रयास कामयाब हो गया तो आप इंडस्ट्रियस्ट और इंडस्ट्रीज हो जाते हो। तो ये उस जमा, और आज भी हम यही मतलब ये मतलब लिटरली अगर आज की डेट में ऐसी चीज़ें हम लोगों को सीखने को मिल जाएँ, तो कहाँ से कहाँ लोग पहुँच जाएँ। और उसके बाद अब रॉ मटेरियल हमने जैसे तैसे शुरू की। अब जी। रॉ मटेरियल बाजार में नए थे, कोई उधार नहीं देता था, जी। फिर बड़ी मुश्किलों से, काबिलियत से हमने रॉ मटेरियल 2 दिन की उधार पे लिया। अब हमारे सामने समस्या ये थी कि जो रॉ मटेरियल आया उसको फिनिश प्रोडक्ट बना के बेच के फिर पैसा लेना है, फिर रॉ मटेरियल वाले को देना है, फिर माल आना है। बिल्कुल। फिर उनके साथ हमने संबंध बनाए हुँ। कि आप ऐसा करो कि माल उतरने मत दो, गाड़ी तो भेज दिया करो, हम अच्छा। आपको पैसे दे देंगे, तो बिल्कुल, ड्राइवर बिल्कुल। को बोल दो आप गाड़ी उतर दो। अब तक ये फ़ोन की और कुछ फैक्स जैसी चीज़ें आ गई हाँ, थी, फैक्स वो टाइम पे आ गया था। हाँ, ये सब 92-93 की जी। बात है। उस ज़माने में जब मैंने स्ट्रगल किया, जी, 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 तब तो जी। कुछ भी नहीं हुआ करता था। हाँ। और धीरे-धीरे जी हमने ऐसा किया 2 साल के अंदर, जी। जैसा हमें टेंट में पूरा हिंदुस्तान जानता था, वैसा ही 2 साल में हमें पूरे, हमारा उत्पादन इतना नहीं था जितना हाँ। लोगों का था, अच्छा। पर हमारा प्रोडक्ट और डिलीवरी पॉइंट इतना था हाँ। कि उस समय सूर्या रोशनी होती थी, ट्यूब जी। इन्वेस्टमेंट ऑफ इंडिया आज भी है। जी। मैं क्षमा चाहता हूँ, सूर्या रोशनी आज भी है, पर आज इस प्रोडक्ट में नहीं है। हाँ। उस समय ये हमारे कंपटीशन हुआ करती थी। आजकल जी। वो पानी का पाइप बनाते हैं, अच्छा, ये वाला अच्छा। पाइप नहीं बनाते हैं। जी। तो हर आदमी हमें जानता था, और हमें एक अच्छी इज्जत मिलने लगी, 2 पैसे बचने भी लगे, और बिल्कुल। माल उधार और बिकने भी लगा और आने भी लगा। हुँ। तो वहाँ से जी हमारी इंडस्ट्री की यात्रा शुरू हुई। और मुझे लग रहा है जो आपने 2 साल वो सॉरी जो आपने 5 साल भारत भ्रमण किया, उसका आपको बहुत फ़ायदा मिला। सारा भारत भ्रमण तो एक बात हो गई, जी। इसके अलावा जब आप ट्रेन पे चढ़ते हैं तो लगभग 15 से 20 आदमियों से आपसे नई मुलाकात होती है। बिल्कुल उनकी होती बॉडी है। लैंग्वेज, उनके बोलने का तरीका। जी। एक चाय वाले को बोलता है भैया चाय दे दे, हाँ। ओए चाय दे दे, ओए चाय वाले, हाँ। ओ लुल्ले, किसी का हाथ टूटा हुआ है, मतलब तो वो किसको कैसे संबोधन देना है, कौन कितना डिजर्व करता है। बिल्कुल। और हम एक मानव हैं, जी। और दूसरे मानव से हम कैसे हंस के बोल सकते हैं, और कितनी कठिन स्थितियों में, जैसे खड़े होने की जगह नहीं है, अटैची रखने की जगह नहीं है, हुँ। सिर्फ बोल चाल की भाषा से व्यवस्था बनाई जा सकती है। ये हुँ। वाणी हमारे पास एक ऐसी चीज है, इसमें एक जादू है। क्या तो मैं बिल्कुल। आपको दिल में उतर सकता हूँ या आपके दिल से उतर सकता हूँ, क्या मैं और बात है। से का फर्क है, पर इससे बिल्कुल, आप बिल्कुल। मैनेज कर सकते हो। तो जी। वो यात्राओं ने मुझे ये सब सिखाया। बिल्कुल। तो जब ये सब आपकी फैक्ट्री रन पे आ गई, आप एक चीज़ मेरे को आप बताइए कि जैसे जब आपने तो बहुत पहले ही आपने अपना बिज़नेस स्टार्ट किया, आपने इंडस्ट्री डाली, तो उस टाइम पे क्या-क्या ज़्यादा चैलेंजेस आए थे आपके सामने? जैसे आज की डेट में लोग बोलते हैं कि बिज़नेस करना बहुत टफ होता जा रहा है, लोग ऐसा बोल रहे हैं। सच नहीं, गलत अच्छा। बोल रहे हैं। इतना आसान तो कभी जीवन में हुआ ही नहीं होगा, और खासकर पिछले 10 सालों में जी।
जितनी आसानी हुई है व्यापार करने के लिए, अच्छा, इतना तो तो कभी था ही उस टाइम नहीं। पे ज़्यादा परेशानियाँ थी। हम लोग तो उस ज़माने में ये नरसिंहा राव साहब आए, मनमोहन सिंह साहब आए, हाँ, इन्होंने कुछ लिबरलाइज़ किया, अदरवाइज़ उस समय तो हम लोग कोटा स्थिति में थे। कोटा हर स्थिति। चीज़ कोटा मतलब कि जैसे आज नौकरी में कोटा है, उस समय माल मिलने का भी अच्छा, कोटा था कोटा, वो कोटा, ठीक है। कि आपको लाइसेंस है तो आपको माल मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। तो वो तो बहुत ही असंभव, कोई साधन नहीं थे। अच्छा, बैंक में आज तो आपको लोन मिल रहा है, जी, टीवी में ऐड आ रही है, 5 प्रकार के लोन मिल रहे हैं, जी। कोलेटरल फ्री ले लो, ऐसे ले हाँ, लो, वैसे ले लो। हुँ, मैं आपको मज़े की बात बताऊँ, जी। करंट अकाउंट खुलवाना उस समय उतना ही कठिन था जितना आज किसी बैंक में 100 करोड़ रुपए के लोन का प्रपोज़ल का पास करवाना। करंट अकाउंट खुलवाना करंट अकाउंट खुलवाना। और आज तो वो बैंक वाले आपके पीछे पड़े हैं। पीछे यही पड़े हैं, यही चक्कर काट रहे हैं आपके। यही तो मतलब ये आप उसको किसी बैंक वाले को आप ये बता दीजिए कि मुझे करंट अकाउंट खुलवाना है। वो आपके घर के आस-पास बिल्कुल ऐसे पहरा देगा कि कुछ मत पूछिए। उस समय करंट अकाउंट खुलवाना एक टफ चैलेंज था, हुआ। अच्छा। मतलब सेल टैक्स, बैंक, एमसीडी का लाइसेंस, इसका लाइसेंस, हाँ, पता नहीं क्या-क्या चीज़ें थोपी हुई थी। फिर गूगल बाबा की मदद नहीं थी, जी, ऑनलाइन कुछ मिलता नहीं था। सब हाँ, अफ़सरों के पास जाओ, जी, क्लर्क की बातें सुनो, लाइन में खड़े हो। हाँ, कुछ छोटा-सा भी काम होना तो आपको इतनी जद्दोजहद करनी पड़ती थी। अच्छा, मतलब मैं ये मानता हूँ अगर मेरी आज उम्र 50 साल है, जी, अगर ये 10 साल वाला सिनेरियो अगर आज से आज 50 साल पहले हुँ, होता या हुँ, 40 साल पहले होता जी, तो आज हम कहीं और होते। अच्छा। तो लेकिन घूस तो उस टाइम पे भी चलती होगी? बात घूस की नहीं है, घूस तो देखिए हाँ, आप उसे घूस बोलते हैं, वो हाँ। सुविधा शुल्क है। अच्छा, सुविधा शुल्क। नहीं, घूस और सुविधा शुल्क में थोड़ा-सा अंतर है। अंतर मैं मतलब जो मुझे फ़ील हाँ, हाँ, होता है बताइए क्योंकि आप। मैं भी इंडस्ट्री डाले हुए हूँ। देखिए, जब आप सामने वाले की अपनी मर्ज़ी से जब आप कुछ देते हैं, भई आप ये मेरा काम है, आप ये मेरा काम कर दो और ये हमारा सुविधा शुल्क है, आपने दे दिया, ये सुविधा शुल्क है। लेकिन जब आप किसी सामने वाले को परेशान करके और उसको धमकी दे के आप उससे पैसा लेते हो, तो वो घूस है। आप कह सकते हो ऐसा, पर हाँ, हम ठीक है। व्यवस्था को ऐसे बनाते हाँ, थे हाँ, बिल्कुल, कि बिल्कुल। ये काम तो होना है। मैं इसी मामले में भी आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ बताऊँगा। जी, इसी फैक्ट्री पे खड़े हैं हम, अगले ठीक है, कदम पे ही वहाँ जाने वाले हैं। ठीक है। तो सुविधा शुल्क एक अलग चीज़ हो गई, पर हुँ। आपको व्यवस्था बनानी होती थी, तो हाँ, उस समय बहुत सारे चैलेंज थे जो आज अच्छा। बिल्कुल भी नहीं है। अच्छा, आज बिल्कुल नहीं है। हाँ, मुझको मैं लगता है आपको आज बहुत सारे चैलेंजेज़ हैं। ये देखिए, ये जो जी। फैक्ट्री की मैं आपको पाइप बनाने की हाँ, फैक्ट्री बोल रहा हूँ, ये दिल्ली में एक करावल नगर नाम की जगह है जो आज इंडस्ट्रियल एरिया है अच्छा। दिल्ली सरकार का। जी। सन 2000 में अचानक से सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर करावल नगर हुँ। अनऑथराइज्ड एरिया हो गया और वहाँ पर आप कोई फैक्ट्री नहीं चला सकते। अच्छा, अच्छा जब हमने बिजली का कनेक्शन मांगा तो सरकार ने बिजली का कनेक्शन दे दिया हमें। हाँ। जब हमने एक्साइज लाइसेंस मांगा तो हमें एक्साइज लाइसेंस दे दिया। हुँ। सेल टैक्स लाइसेंस हमें मिल गया, जी। लेबर लाइसेंस मिल गया, वहाँ पे प्रोडक्शन हो रहा है, माल बन रहा है, बिक रहा है। अच्छा। आधी रात को उन्हें ख्याल आया हाँ। कि ये तो अनऑथराइज्ड एरिया है। जबकि अच्छा। हम तो पर्यावरण भी नहीं फैलाते थे। इस हाँ, ट्यूब बनाने में हाँ। किसी भी प्रकार का पर्यावरण को कोई भी हानि नहीं होती। ये ग्रीन इंडस्ट्री आज भी। बिल्कुल, बिल्कुल। और उस समय हमारे को करोड़ों का आपका माल पड़ा हुआ है। हुँ, एमसीडी का एक एसडीएम साहब आएँगे, हुँ, 2 रुपए का एक व्हाइट कपड़ा लपेट हुँ। कर एक 10 पैसे की सील लगा देंगे और आपकी फैक्ट्री सील है। अच्छा। उस परिस्थिति को मुझे बचाना था हुँ। और आधी रात को मैंने फैसला लिया कि इस फैक्ट्री को दिल्ली से शिफ्ट कर हाँ, सिकंदराबाद में लगाना पड़ेगा, क्योंकि सबसे नज़दीकी इंडस्ट्रियल एरिया सिकंदराबाद था। हाँ। क्योंकि उससे बीच में गाजियाबाद इंडस्ट्रियल एरिया आ रहा था, पर हुँ। उस समय गाजियाबाद की ज़मीन के भाव बहुत थे अच्छा। और सिकंदराबाद उस दिनों बहुत बदनाम एरिया होता था कि वहाँ बहुत गुंडागिर्दी होती है, जी, यूपी है। जी। तो वहाँ हमें एक सस्ती ज़मीन उपलब्ध थी यूपीएसआईडीसी से। ठीक है। पैसे, अब आप देखिए आपकी मशीनें फंस गई हैं, हाँ, आपका माल फंस गया है, आप बिल्कुल। प्रोडक्शन नहीं करोगे, नई सप्लाई नहीं दे पाओगे और सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है कि आपको फैक्ट्री बंद करनी है, अन्यथा आपकी फैक्ट्री सील कर दी जाएगी। जब सील कर दी जाएगी तो आपका माल भी अंदर, हुँ। आपका भविष्य भी अंदर और मशीन भी अंदर, कोई बोलने सुनने पूछने वाला नहीं है। तो माल भी नहीं निकाल सकते आप अपना। हाँ, अगर एक बार सील हो गई ये तो। तो सरकार की तानाशाही हो गई। तानाशाही नहीं, इसको कुछ और नाम दीजिए आप, छोटा शब्द है तानाशाही, मतलब पहले तो अच्छा। बेवकूफ़ी है। हाँ, बेवकूफ़ी तो है।
100 आदमियों को रोजगार मिल रहा है, एक फैक्ट्री बिल्कुल। चल रही है जिसके पास एक्साइज लाइसेंस है, बिजली है, सेल टैक्स है, बढ़िया प्रोडक्शन कर रहा है, बढ़िया माल बेच रहा है, एरिया अनऑथराइज भाई है वो। पहले नहीं, पहले तो आप उन अधिकारियों को पनिश करिए जिन्होंने हमको एनओसी दी। हाँ। भाई अगर हमारे पास एक्साइज का लाइसेंस है, अगर आप हमारी फैक्ट्री सील कर रहे हो तो पहले आप उस अधिकारी की नौकरी भी तो लो। अगर जिसने हम लाइसेंस जिसने लाइसेंस आपको दिया इस जगह पे व्यापार करने के लिए, अगर हमारे पास बिजली कनेक्शन है इंडस्ट्री का, तो आप उस बिजली कर्मचारी को भी निलंबित करिए जिसने हमको इंडस्ट्री वो का तो बिजली। सरकारी मेहमान है, वो तो सरकारी दामाद हैं क्योंकि सरकारी नौकरी करते हैं। हाँ बेवकूफ तो इस भारत में जी। पहले भी व्यापारी था और आज भी व्यापारी नहीं, बेवकूफ तो व्यापारी है, लेकिन सरकार ये भूल जाती है कि उस व्यापारी के दम पे ही सरकार चल रही है। अगर किसी कर्मचारी को कोई सैलरी मिल रही है तो व्यापारी के टैक्स के पैसे से मिल रही है, कोई है। सरकार के पास नोट देखिए छापने की मशीन थोड़ी है। रोहित जी, आपकी जी। बातें सारी सही है, ये सारे हाँ जज्बातों से मैं भी निकला, हाँ पर उस समय निर्णय ये लेना था जी। कि सरकार से लड़ें या अपने आप को बचाएं। हाँ बिल्कुल सही बात है। और दूसरी बात ये थी कि आप समय भी नहीं देते हो कि अपना माल और फैक्ट्री बिल्कुल निकाल लो, बिल्कुल मतलब बिल्कुल कोई बिल्कुल। ऐसा डिक्लेरेशन देने की भी व्यवस्था नहीं थी कि हम्म। मैं अपने गेट पे एक एफिडेविट चिपका दूं कि मैं 3 महीने बाद अपनी फैक्ट्री बंद कर लूंगा, कृपया मेरी सील ना करें। हाँ सही बात है। वो तो सील करने आए हैं तो आए हैं। हमारे करावल नगर के अगर आप कांड देखोगे सन 2000 में, तो वहाँ बसें जली लोगों ने, क्योंकि लोगों के रोजगार जा रहे थे, सही बेकार बात हो है। रहे थे। पर मैंने जो आपको पहले भी बताया कि टिकट खरीदने में मैंने समय नहीं खराब किया, तो मैं सरकार से लड़ने में क्या सही सलाह। बात है, बिल्कुल सही मैंने बात है। तो उसी दिन अपनी पूरी फैक्ट्री सड़क पर खड़ी कर दी और फैक्ट्री को खाली कर दिया, क्योंकि सड़क पे सील नहीं लगा सकता था वो। हाँ बिल्कुल सही बात है। पूरा माल, पूरी जी। मशीन खोल के सड़क पर रख दी अच्छा। और तिरपाल से ढक दिया। जी। ठीक है। किसी और का प्लाट था, वो लड़ने आया तो उसको समझाया कि भैया लड़ो मत ना, हम कब्जा हाँ कर रहे हैं, हम ये अपना उठा के ले जाएंगे 2 दिन में, 10 दिन में जी। सील हो जाएगा। तो अब तिरपाल सील नहीं होगा, हाँ प्रोडक्शन हो नहीं रहा है, तो हमारा माल और पैसा तो हमारे संरक्षण में है। बिल्कुल सही है। तो वो फिर जितने हमारे कर्मचारी थे सबको हमने पाली पाली में ड्यूटी लगा दी कि आप इस माल और सामान की सुरक्षा करें। और मैं जो हमारे उस समय के कर्मचारी थे उनको लगा दिया कि आप पाली पाली में आकर के अपने सामान और मील की सुरक्षा करें। और हाँ मैं रातों रात सिकंदराबाद आके मैंने एक फैक्ट्री लेने का निर्णय किया। तो 2000 मीटर मुझे ज़मीन चाहिए थी। मैंने 2000 रुपये मात्र के ड्राफ्ट से अच्छा। UPSIDC में एक आवेदन दिया कि मुझे 2000 मीटर का जी। प्लॉट चाहिए। ठीक है। और अगले ही दिन उन्होंने मुझे एक चिट्ठी दे दी कि आपको इतना नंबर प्लॉट। अच्छा, एक दिन में यूपीएसआईडीसी ने दे दिया है। हाँ, कि आपको इतना नंबर, क्योंकि उस समय दिल्ली से बहुत सारे लोग परेशान हाँ आ रहे थे। बिल्कुल सही है। और एक बात और बताऊं, मैं कानपुर से एक अफसर आया करते थे, वो हफ्ते में एक बार आते थे। अच्छा। UPSIDC का हेडक्वार्टर मुझे नहीं पता आप कहाँ हैं, उस समय कानपुर से आते थे आज भी सिकंदराबाद। कानपुर है। ओके, मतलब आप हाँ यूपी से हाँ, हो तो क्योंकि कानपुर मतलब मेरी जो प्लॉट्स वगैरह यूपीसीडा से दिए हैं वो कानपुर हेड ऑफिस ही है। ओके। रीजनल ऑफिस अलग अलग बने हुए लेकिन हाँ, हेड ऑफिस रीजनल ऑफिस कानपुर। तो हमारा भी गाजियाबाद होता था। हाँ अभी हम लोग इलाहाबाद है लेकिन हेड ऑफिस कानपुर है। तो वो उस समय कानपुर से आए हुए थे, तो उसी दिन वो कार्रवाई हो गई। सीओओ होते हैं। हाँ, सीओओ। तो मुझे एक उन्होंने प्रस्तावना पत्र कह लीजिए या स्वीकृति पत्र कह लीजिए, एक अलॉटमेंट लेटर दे दिया अलॉटमेंट लेटर एक देते हैं वो, बिल्कुल कि सही है। इतना नंबर प्लॉट आपको दिया जाता है, 6 महीने के अंदर आप इसकी रजिस्ट्री करवाएं और बिल्कुल 3 साल के अंदर फैक्ट्री लगवाएं। बिल्कुल। मेरे पास रोहित जी काम अच्छा था, पैसे एक्स्ट्रा नहीं थे, क्योंकि एक चलती हुई फैक्ट्री में आपको एक आधी रात को खबर आ जाएगी एक नई फैक्ट्री लगाना है, बिल्कुल। ये तो लगभग असंभव है। अरे असंभव वाली चीज है। पर मुझे इस स्थिति को मैनेज करना था। जी। मैं यहाँ पे एक बात और बता दूं, बहुत बड़ा लोन तो नहीं था, एक बैंक का भी छोटा सा लोन था हमारे अच्छा, उसी पास फैक्ट्री में चल रहा था। दिल्ली वाली फैक्ट्री में, लगभग 60 लाख रुपए। 60 लाख रुपए का बहुत बड़ा लोन नहीं, है उस टाइम 2000 पे। के सन में कोई बड़ी बात नहीं थी। फिर भी बहुत बड़ी बात थी 2000 तो के सन में। वो स्वीकृति पत्र मिलते ही मैंने अगले दिन उसमें कंस्ट्रक्शन का काम शुरू कर दिया। अच्छा, तुरंत। ठीक है। और मुझे बताते हुए बड़ा अच्छा लग रहा है रोहित जी कि उस दिल्ली वाली फैक्ट्री का आखिरी पाइप हाँ और सिकंदराबाद वाली फैक्ट्री का पहला पाइप हमने 40 दिन के अंदर बनाया है। अच्छा, मतलब 40 दिन में आपने पूरी फैक्ट्री खड़ी कर दी। पूरी फैक्ट्री खड़ी नहीं हुई रोहित जी, इसमें क्या मशीन का प्लेटफॉर्म खड़ा हो अरे गया, आपका 4 दीवारी हम, हाँ, प्रोडक्शन शुरू हो गया। हाँ, 40 दिन में एक नई फैक्ट्री में प्रोडक्शन करना। हाँ, प्लॉट खरीदने, मतलब प्लॉट आखिरी खरीदने से पाइप लेके। से लेकर राइट। पहले पाइप तक। इसमें जी। जो सबसे बड़ी समस्या और चैलेंज आई हाँ
कि मेरे पास रजिस्ट्री तो नहीं थी जमीन की, हाँ। पर मेरे पास कहीं भी आवेदन करने के लिए अलॉटमेंट लेटर जो हाँ, यूपीएसआईडीसी हाँ, का था वो वो कार्य में आ जाया करता सफिशिएंट था। होता है। और मैं यहाँ तक बिजली का कनेक्शन भी ले आया। मैं यहाँ पर आपको ये बताना चाहता हूँ जी, कि ये सुनने में बिल्कुल असंभव सा लगता है। जी, आज भी सरकार के पास ये कागज उपलब्ध हैं हाँ, कि मेरी कंपनी को बिजली का कनेक्शन कब मिला, हाँ, एक्साइज का लाइसेंस कब मिला था, जी, और यूपीएसआईडीसी से पोजेसन कब मिला। अच्छा, पोजेसन 6 महीने बाद का है, हाँ, प्रोडक्शन लाइसेंस जी, उससे और पहले का है। पहले का है। तो ये बहाने आपको रोकते हैं। हाँ, तो हमने कभी बहाना नहीं मारा। हमने 40 दिन में उस फैक्ट्री को कैसे खड़ा किया, जी, बहुत और बड़ी बात है। और 40 दिन तो में नई मैं फैक्ट्री एक्साइज खड़ी। का लाइसेंस लेने गया तो मुझे जी। एक्साइज का लाइसेंस देने से मना कर दिया। अच्छा, क्यों? क्योंकि मैंने ना फैक्ट्री तो बना ली थी, 4 दीवारी नहीं बनाई थी, मेन गेट नहीं लगाया था। अब यहाँ पर सरकार का रोल आता है। देखिए कि आप अगर आगे बढ़ना चाहते हो ना, हाँ, तो ये व्यवस्थाएं आपको पीछे खींचेंगी, आपका सहयोग नहीं करेंगी। अच्छा, कि आपके पास 4 दीवारी नहीं है, हाँ, आपके पास तो गेट नहीं है। हाँ, वैसे मैं विस्तार से बताऊं तो मैंने एप्लीकेशन दिया हाँ, एक्साइज का एप्लीकेशन कुछ ऐसा होता है कि तुरंत लाइसेंस दे देते हैं। जी, तो वहाँ से 2 घंटे बाद में एक अफसर आए और वो प्लॉट का मुआयना करके गए, और उन्होंने जाके अपनी 2 पेज की रिपोर्ट लगाई। कि फैक्ट्री लग गई है, बिजली का कनेक्शन है, पर 4 दीवारी और मेन गेट नहीं है, तो माल चोरी हो सकता है और हाँ। किसी प्रकार की कोई सिक्योरिटी नहीं है। अच्छा, तो मुझे एक लेटर दे दिया गया कि आपको एक्साइज का लाइसेंस ग्रांट नहीं होगा। जी, मैं बड़ी कोशिश की, क्यों नहीं होगा, बड़ी हाँ। जद्दोजहद की। बहुत जद्दोजहद के बाद अच्छा। उनको बहुत अति विशेष गुस्सा आ गया। हुँ, मैं चाहूँगा कि एसके सिंह साहब थे उस समय हमारे सुपरिटेंडेंट, क्योंकि उन्होंने बाद में मदद भी की, तो मैं जी। उनका नाम भी लेना चाहूँगा। जी, तो उन्होंने कहा ऐसी क्या आफत है, 4 दीवारी नहीं है, गेट नहीं है। मैंने कहा भाई प्रोडक्शन करना है, कस्टमर्स सही को बात माल है। नहीं देंगे तो पेमेंट नहीं आएगी, बैंक का लोन है, लोगों को बिठा के तनख्वाह कहाँ से दूंगा, आधी रात को ऑर्डर मिल गया नई फैक्ट्री लगाओ, इस व्यवस्था को बनाऊं कैसे। बिल्कुल। तो मैंने कहा आपको लाइसेंस देने, कह रहा है ये अंदर की बातें तो जो भी हैं, हकीकत ये है कि आप अगर माल चोरी हो गया या आप झूठ बोल दो कि माल चोरी हो गया, हाँ, तो हमारी एक्साइज विभाग का नुकसान हो जाएगा। तो मैंने कहा बस अच्छा। इतनी सी बात है। हुँ, ऐसा तो कोई कानून नहीं है कि 4 दीवारी होनी चाहिए या बिल्कुल सही करे बात है। करे नहीं, ऐसा भी कानून है, पर उस कानून के पीछे रवैया ये है कि हाँ, माल चोरी ना हो। तो माल मैंने कहा चोरी मैं ना हो। आपको एक एफिडेविट दे दूं। हाँ, उन्होंने कहा क्या लिख के दोगे। मैंने कहा मैं लिख के दूंगा, मेरा माल बने ना बने, चोरी हो जाए या कोई भी स्थिति आ जाए, जी, मैं भारत सरकार की जो एक्साइज ड्यूटी मेरे उत्पादन पे बनती है उसको जमा करवाऊंगा किसी भी परिस्थिति में। उन्होंने कहा फिर इस एफिडेविट पे मैं लाइसेंस दे सकता हूँ। सही है। पर इसको ना आगे बढ़ना पड़ता है। अगर अफसर ने ना बिल्कुल, बोल दिया मैं सुन के बिल्कुल, आ जाऊँ, उसको बिल्कुल। मैंने आखिरी तक एक्सप्लोर किया कि वो क्यों नहीं देगी क्यों नहीं लाइसेंस। दे रहा है, सही बात है। लेकिन मतलब ऐसा भी मुझे लगता है कि जो सरकारी अफ़सर हैं, उनको बैठाया जाता है व्यापारी की सुविधा के लिए, जी है ना? तो ये स्टेप उनको उठाना चाहिए था। आपने उठाया बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपने उठाया, आपके जैसे 500 लोग नहीं उठा पाए होंगे, नहीं उठा। नहीं उठा पाए होंगे। तो ये व्यवस्था भी ठीक होनी चाहिए कहीं न कहीं। रोहित जी मैं आपको एक मजे की बात बताता हूँ। जी, अभी तो हम एक्साइज बोल रहे हैं, एक्साइज वो भी हाँ। सुपरिटेंडेंट, जी। और वो भी उनके मना करने पे उनसे जबरदस्ती लाइसेंस के बिल्कुल, लिए बहुत बहस करना। बहुत बड़ी बात लोग है। 4-4 वकील लेके चलते हैं उनके पास, सही बात है। वकील साहब करेंगे, और फिर वकील साहब एक नई कहानी सुनाते हैं। उनका अपना स्वार्थ होता है, जी। वो उधर भी देखना है, घुमाएँगे इधर पूरा भी जो है। देखना है। मतलब वो 40 दिन के 3 महीने में लोगों के लाइसेंस नहीं आते। सही बात है, बिल्कुल सही बात है। नहीं, और मैं बहुत आपको बड़ी मजे बात की है। बात बताऊं, उस जी। समय आज तक टीवी हुआ करता था 2000 में, जब मैं ये लाइसेंस ले रहा था उस समय पूरे भारत सरकार की हाँ, एक्साइज लाइसेंस देने की रेट लिस्ट आई थी। अच्छा, कि ये मतलब आपको एक्साइज़ का लाइसेंस चाहिए तो इतना पैसा। हाँ, दुकान पे इतना पैसा, पूरे इंडिया स्टैंडर्ड की उस दिन रेट लिस्ट पब्लिक हो रही थी जब मैं लाइसेंस लेने के लिए लाइसेंस पे अच्छा। खड़ा हुआ था। उस दिन मुझे बुरा लग रहा था न्यूज़ चैनल पे जी, कि आज क्यों डाल रहा है यार, कहीं हमारे अफसर बुरा मान जाए। नहीं वो कि देना ही नहीं है अब अगले अब 15 देना ही दिन नहीं तक। है। जो चीज़ हमारे देश में क्या है कि बिल्कुल, रोज बिल्कुल। कुछ ना कुछ हो रहा था, हाँ, बलात्कार हाँ, क्या हाँ। अभी नहीं हो रहा कहीं पे। बिल्कुल। जो बात हाईलाइट हो जाती है ना, आपका सारा फोकस वहां चला वहाँ जाता है। चला हम लोग जाता है। रोजमर्रा की आम चीजों को नहीं देखते। जी, हम एक
विशेष चीज़ों पे चले जाते हैं, वो वायरल हो गया, बाकी लोग जल के मर रहे होते हैं। बिल्कुल सही है। तो मेरा भी उस समय कंसर्न यही था कि ये आज ही रेट लिस्ट टीवी पे आ रही है और हाँ, आज ही मैं लाइसेंस लेने गया था, तो रुक जी, ना जाए। पर मैंने खैर एफिडेविट दिया। जी। सिंह साहब का बहुत धन्यवाद, उन्होंने हुँ, अपने जो छोटे अफसर जिनको हम इंस्पेक्टर बोला करते थे हाँ, उनको भी समझा के लाइसेंस दिया जी, और हमने उस फैक्ट्री का बढ़िया से सुचारू रूप से तय किया ठीक है। और फिर हम आगे चलते रहे। उसके बाद में 2005-6 में भी हमने एक फैक्ट्री लगाई जो आज भी चल रही है, टाटा के साथ काम कर रही है, टाटा ऑटो के स्टील मिल के अच्छा, नाम से, किस नाम से? फरीदाबाद ऑटो स्टील ट्यूब्स। ऑटो स्टील ट्यूब्स। पर उस वो भी मैंने साझेदारी में की थी, जी, तो उन साझेदार का पुत्र प्रेम थोड़ा आगे बढ़ गया। हाँ, तो वहाँ पर भी ये हुआ कि आधी रात को कि तुम ले लो या मैं ले लूँ, तो मैंने कहा हाँ, मैं लूँगा, बट नेचुरल है, सारी मेहनत मैंने की, पैसे सही मैंने की। बात है। तो फिर वो गुंडागर्दी पे उतर आए। अच्छा, तो फिर मेरे पास एक ऑप्शन रोहित जी ये आया कि क्या तो मैं कोर्ट में जाकर हुँ, उस फैक्ट्री को बंद करवाऊँ। हुँ, जब अपने हाथ से पौधा लगाया हुआ होता है और जिस फैक्ट्री में 200 आदमी कमा के खा रहे हैं, उसको बंद करवाना आसान नहीं नहीं होता। होता है, नहीं होता है। और तीसरी बात ये थी कि मैं एक और लगा लूं या कोर्ट रूम के बाहर बैठ बैठ के अपना जीवन खराब करूं। बिल्कुल सही बात है। तो नुकसान तो मुझे आर्थिक तौर पे बहुत हो रहा था, हुँ, पर काम और नाम अच्छा था। तो फिर मैंने उसी समय ये बीड़ा उठाया कि अब आज के बाद किसी को साझेदार नहीं बनाना। अच्छा, और मैंने एक फैक्ट्री, उस समय हीरो होंडा मोटरसाइकिल हरिद्वार में नई बनना शुरू हुई थी जी, और उत्तराखंड एक एक्साइज फ्री जोन बना था। हाँ, बिल्कुल। तो रुड़की भगवानपुर में मैंने फिर अपनी सिकंदराबाद वाली फैक्ट्री का यूनिट 2 लगाया अच्छा, और वहाँ पर वो यूनिट मैंने लगाया। बैंक भी मेरे उस समय साथ में था, जी, तो वो कार्यक्रम हमने बढ़िया से किया। तो रुड़की में मैंने फैक्ट्री चलाई 2011 तक। अच्छा, उसके बाद बदनसीबी से हम उत्तराखंड रुड़की से दिल्ली आते थे, तो बीच में आपका मेरठ और हाँ, मुजफ्फरनगर गन्ना की बेल्ट पड़ती है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो वहाँ पे मुझे एक अनहोनी का सामना करना पड़ा और अपहरण हो गया। आपका मतलब आपको किडनैप कर लिया गया। अरे! तो उस अपहरण के बाद ना जी, मैं लौट तो 6 दिन में आ गया हाँ, रस्म देकर। अच्छा, किसने किया था? अननोन। अब ऑफिशियली तो अननोन ही बोलना पड़ेगा, हाँ, बाकी सब सब रैकेट चलते हैं और सारा एक व्यापार का सिस्टम है। जी, पर मैं मानसिक तौर से टूट गया। अब वहाँ पर मुझे एक झटका लगा, मैं डिप्रेशन में चला गया। अच्छा। तो क्या मतलब वो मतलब पैसे के लिए आपका अपहरण किया हाँ, था? पैसों के लिए अपहरण किया, पर जो शारीरिक कष्ट दिए गए और हाँ, बंदूक की नोक में रहा। मैं एक्चुअल में समझदार लोगों से तो डील हो सकती है, हाँ, उस परिस्थिति को मैं नहीं झेल पाया। जी, तो उसके बाद मेरे व्यवसाय में जी, एक ठहराव आ गया, अच्छा, क्योंकि एक बहुत बड़ी फोर्स थी, 500 आदमी काम करते थे और 300 बिल्कुल, करोड़ का टर्नओवर था। जी, और 1.5-2 साल मुझे रिकवर करने में लगा डिप्रेशन में। डिप्रेशन रिकवर करने में। और जो आपके यार दोस्त साथी बैंक, ये जो भी सारा सिस्टम है ना, जी, बैंक एक ऐसा छाता है जिसको आप जब मर्जी जहाँ मर्जी इस्तेमाल करो, सिवाय सिवाय बारिश और धूप के। जब आप अच्छे हो ना, तो हाँ, आपके पास तो चारों बैंक तरफ। आपके पास है हाँ, और जब जब आपका आपको थोड़ा सा भी तकलीफ आएगी ना, बैंक तो पीछे बैंक है, इतना पीछे चला जाता है जिसको आप सोच भी नहीं सकते हो। बिल्कुल, और पंजाब नेशनल बैंक के कुछ अफसरों की वजह से, जी, उनकी झूठी जवान और झूठी बातों की वजह से हाँ, वो केस सीबीआई तक गया अच्छा, और मेरा व्यापार बंद हो गया और मैं ठप हो गया। और आज बैंक के 20 करोड़ रुपए शायद देने रह गए, मान लीजिए। हाँ, पर मेरे पूरा जीवन, जो मैंने आपको ये 40 साल की यात्रा सुना दी, जी, ये मेरा मिट्टी हो गया। अच्छा और फैक्ट्री वगैरह सब बंद हो गई? हाँ, क्योंकि आप डिप्रेशन में थे, जी, पत्नी को मैं जीवित चाहिए था, हाँ, तो वो लोगों से बात नहीं करना चाहती थी। मुझे लोग देख के डर लगता था कि ये मार देगा। मैं अच्छा, इस वाले फेज में था। और 6 महीने बाद में ठीक होना शुरू हुआ और मुझे नॉर्मल ज़िंदगी जीने में 1 साल लगे। अच्छा और बच्चे आपके? बच्चे के बारे में मैं आपको बताऊं कि बच्चों जो है, मैंने रुड़की में जब फैक्ट्री लगाई थी, उससे पहले ही हमने जी, बच्चों को हॉस्टल में डाल दिया था। अच्छा, कितने बच्चे हैं आपके? मेरे 2 बच्चे हैं, एक बेटी है बड़ी, हुँ,
और एक बेटा है जो अभी LLB कर रहा है, बेटी OP जिंदल में ही मैनेजमेंट में है। ओके। मैंने बच्चे जो है ना बड़े हाँ। शौक से अपनी पत्नी की रजामंदी से हॉस्टल में पढ़ने के लिए डाल दिया था। देखिए आप यंग हैं, जी। अभी तो आप बोलते हो कि बच्चे पढ़ रहे हैं, बच्चे के लिए ये अपनी जवानी उनके पीछे खपाते हैं। जी। जब आप बुढ़ापे की दहलीज पे जाते हो बच्चे जवान होके आते हैं, बिल्कुल, फिर आप बिल्कुल। शौक से बोलते हो मेरे वाला तो बंगलोर नौकरी कर रहा है, हाँ। मेरे वाला तो अमेरिका नौकरी कर रहा है, तो उसको तो आपके साथ रहना ही नहीं नहीं है। रहना है, नहीं रहना है। तो जब आपको अपनी पत्नी के साथ और अपने जीवन में आनंद उठाना था, जी, तब आप बच्चों के पीछे पड़ रहे थे। बिल्कुल। और बच्चे भी ना इरिटेट हो जाते हैं, टाइम टू टाइम खा ले, पढ़ ले, पी ले। तो हमने उनकी आज़ादी सोची थी, तो उसी समय हमने उनको हॉस्टल में ही पढ़वाया है। तो ठीक है। जी, बच्चे हॉस्टल में थे ठीक है। और आज बढ़िया कर पा रहे हैं। नहीं, नहीं, बहुत अच्छा। तो मतलब जब मतलब आप मतलब डिप्रेशन से गुज़र रहे थे अपहरण जी के बाद, जी। तो उस समय फिर आपकी फैक्ट्री वगैरह सब बंद हो गई और मशीन वगैरह, ज़मीन वगैरह सब बिक गया? मैंने सब कुछ बिका नहीं, मैंने हाँ। सब कुछ बैंक को सौंप दिया। अच्छा, क्योंकि बैंक का लोन खड़ा था। हाँ, मैं कोई डिस्प्यूट नहीं करना चाहता था। और आज मैं ये बात दूर दूर तक जाएगी, आपके चैनल पे बोल रहा हूँ, जी। 2 बैंकों से मेरा लेना देना था। हाँ। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया जिसने हाँ। आखिर तक मेरा साथ दिया, और जी। पंजाब नेशनल जिसने गलत किया। हाँ। पर मैंने सारी चाबियाँ हुँ। बैंकों को सौंप दी थी, जितनी भी प्रॉपर्टीज़ थी। जी। क्योंकि बैंक को तो अपने पैसे रिकवर होने वाला था, मेरे जो 40 साल की मेहनत थी वो रिकवर नहीं होने वाली थी, जो बिल्कुल। आज भी मेरे पास नहीं है। बिल्कुल। फिर ये सारी चाबियाँ सौंप के जब मैं सड़क पे आ गया, जी। फिर मैं अपने ही कंपटीटर के पास जॉब करने के लिए चला गया। अच्छा, मतलब जो आपके कॉम्पिटिशन में फैक्ट्री लगाए हुए थे। यस, जो मेरे जैसा ही प्रोडक्ट बनाते थे, तो मार्केट में होने के कारण उनको पता तो था ही कि हुँ। क्या है। हुँ। तो इस डिप्रेशन से निकलने के अच्छा, बाद एक चीज़ मतलब जब आपका अपहरण हुआ, उस समय आपकी कंपनी का कितना टर्नओवर था? लगभग 2 कंपनियां थी जी। मेरी, उन दोनों को मिला के 300 करोड़ रुपए था। मतलब 300 करोड़ रुपए का टर्नओवर पे आपका अपहरण होता, तो फिर उन्होंने अपहरणकर्ताओं ने कुछ पैसा भी लिया आपसे? देखिए, निश्चित तौर पे कितना? पैसा, वो रकम नहीं बोली जा अच्छा, सकती। रकम नहीं बोली जा सकती, ठीक है। और देकर आया, मैं जल्दी आ गया, पर वो जो फ़ेज़ 3-4 दिन के दिन 3-4 थे ना, दिन। वो इतना सता गए मुझे अच्छा। कि मुझे उभरने में 2 साल लगे और मेरा सब कुछ ले गए। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। फिज़िकल टॉर्चर, मेंटल टॉर्चर दोनों। फिर उसके बाद फिर जब बैंक को आपने सारी चीज़ें सौंप दी। उसके बाद कुछ राइट्स होते हैं, जैसे मेरे पास कौशाम्बी में कोठी होती थी, हाँ। ये दिल्ली में मैंने आनंद विहार में रखी हुई थी, क्योंकि ऐसे 2 वे चलता था, इधर जाऊं तो मैं सिकंदराबाद आ जाऊं। जी। कौशाम्बी से एक रास्ता सीधा हाईवे को जाता है, कलंदी कुंज होकर फरीदाबाद पहुंच हाँ, जाता था। जाता है। जब मैंने फरीदाबाद फैक्ट्री लगाई हुई थी, उसी समय वहाँ पे मकान बनाया हुआ था। जी। तो एक राइट है, आज भी मैं ये बात ऑफिशियली बोल रहा हूँ, कि मैं एक मकान बैंक से लड़ के रख सकता था। हाँ, बिल्कुल रख सकते थे। मैंने वो चाबी भी सौंप दी, क्यों? क्योंकि मेरे को, हमारा जो सरकारी तंत्र है जी। और जो कचहरी वाला तंत्र है ना, हाँ। ये तो एक ऐसा अंधा तंत्र है हाँ। जिसको आप अंधा कानून बोलते हो ना। जी। मैं इसमें एक बात जोड़ना चाहता हूँ रोहित जी, जी। कि हमारा कानून ये अंधा ही नहीं है। वो जो आँख के सामने से जो पट्टी जाती है ना, हाँ। वो पीछे जब बंधती है ना, हाँ। तो वो कान को भी बांधते हुए बनती है। अच्छा, अंधा और के बहरा। अलावा बहरा भी है। कानून अंधा भी है, कानून बहरा भी है। हाँ, आप कुछ नहीं कर सकते, सही है। कोई आपकी सुनने वाला नहीं है, हुँ। और आप मरते रहिए और अपनी हालत को ख़राब करते रहिए। तो मैंने फिर बजाय, क्योंकि अब मैं एक मकान रखता तो फिर मुझे युद्ध लड़ना पड़ता, हाँ। कोर्ट कचहरी, और वो यहाँ से स्टे लाओ, वहाँ से स्टे लाओ। जी। मैंने कहा मुझे कोई स्टे नहीं चाहिए, तुम सब रखो। तो आपने सारे मकान, सारी फैक्ट्री सब बैंक को दे A दिया। to Z सारी कार सड़क पे खड़ी होके, क्योंकि आप एक राइट अप करते हो कि सब बैंक का है। जी। और उसके 5 साल बाद में, मैं आपको मजे की बात बताऊं, हाँ। एक CBI का केस है मेरे ऊपर। अच्छा। बैंक शिकायत करता नहीं है, हाँ। CBI को फुर्सत थी, तो उसने केस मेरे नाम लिख लिया कि मैंने बैंक के साथ में फ्रॉड किया। फ्रॉड किया। मेरा ये सवाल था, भाई मैंने फ्रॉड किया, मान लिया, वो हाँ। कहाँ है, क्या फ्रॉड किया? और कुछ कुछ शिकायतकर्ता कौन है इस केस में? अननोन। वो अफसर साहब हैं, वो उन्होंने मेरे से आके संपर्क साधा, उनको सूचना मिल गई होगी, वो हुँ। कुछ चाहते थे।
सीबीआई वाले। मैं उनकी सेवा नहीं कर पाया, तो मेरे नाम पे वो केस रजिस्टर्ड हो गया, जिसकी मैं तारीखें आज भी भुगत रहा हूँ। उसमें ये मजे की बात ये, चोरी आपके घर में हुई है, हाँ, चोरी मैंने की है मान लीजिए, सही है। शिकायत कोई और कर रहा है, आप नहीं कर रहे हो। आज इन बातों को ख़त्म हुए पूरे 10 साल से अधिक हो गए हैं। हाँ, बैंक का ना मेरे साथ खिलाफ कोई लेना है, ना देना है, ना कोई शिकायत है। जी। क्योंकि ये व्यापारिक टर्म्स में हुआ था, मेरा हुँ, कमिटमेंट उनका कमिटमेंट। 92 से मैंने 13 तक 20 साल बैंकिंग की है, जी। और किस अंदाज में की है और कैसे की है, हाँ, हाँ, सारे रिकॉर्ड में है। और बिल्कुल। सीबीआई कहानी लेके बैठ गई, अब उनकी मैं तारीखें भुगतता हूँ। अच्छा, चलिए इन गंदी बातों को क्या करना, हम हाँ, मतलब मुद्दे पे आते हैं। हम सीबीआई के लिए नहीं, हम लोगों के लिए बैठे हैं। तो जी, फिर मैंने जॉब किया ठीक है। अपने कंपटीटर के पास, हुँ, और 5 साल तक मैंने जॉब किया उनके पास में। अच्छा अच्छा, जब आपने जॉब अपने कॉम्पिटिटर के पास जॉइन की, तो उस टाइम में कितनी सैलरी उन्होंने आपको दी? अपॉइंटमेंट तो मेरी होनी कुछ और थी, हो मतलब अगर आपको मैं टेक्निकली बताऊं तो उस समय मेरी तनख्वाह 1.5 लाख रुपए रखी गई थी। अच्छा, आपके और एक्सपीरियंस को देखते हुए। हाँ, जी, और उस समय मेरे ऊपर जी, 2 लाख और 5 लाख रुपए वाले लोग काम कर रहे थे, 7 आदमी। अच्छा, और अगले 3 महीने के अंदर अंदर जी, सबकी विदाई हो गई, और मेरी अपनी सैलरी 5 लाख हो गई थी। अच्छा 3 महीने के अंदर? मतलब 3 महीने के अंदर आपने जो क्या ऐसा चेंज किया फैक्ट्री के अंदर उनके? देखिए, ये मैं चेंज नहीं कर पाता। हाँ, एक तो क्या बात थी कि वो जो बाकी लोग थे, हुँ, वो सर्विस क्लास थे, हाँ, बिल्कुल, आप बिज़नेस क्लास थे। मैं बिजनेस क्लास था। जी, तो बिजनेस, चाहे आप पान की दुकान चला रहे हो, रेडी पे चाय बेच रहा है, चाहे बहुत बड़ा शोरूम या बहुत बड़ी इंडस्ट्री धंधा से, धंधे धंधा वाला वो तीसरी आंख से देखता है, बिल्कुल सही है, वो इन दो आंखों से नहीं नहीं देखता। देखता। और वो लोग उन दो आंखों से देखा करते थे। जो बिल्कुल, बिल्कुल। मेन फर्क था ना, वो यही था। जी, और मैं भी इतनी छोटी रकम पे वहां पे इसलिए चला गया था कि मुझे पता था कि ये हुँ, हो जाएगा। बिल्कुल सही है। तो और उनका काम ये होता है, क्योंकि हाँ, मैं भी उन चीज़ों को फेस करके आता था। बिल्कुल। सरकारी तंत्र में भी हमारे यही होता है, जो बड़े हुँ, कॉर्पोरेट में होता है, नीचे लाल होता है, हाँ, वो ऊपर आते आते ऑरेंज हो जाता है, फिर वो गुलाबी हो जाता है, और फिर वो कोई और कलर ही अंदर पहुंचता है। मतलब क्या है, जैसे बोलचाल में कितने लोग थे, 2-3 आदमी थे, हाँ, ये किसी और को रिपोर्ट करेगा 3-4 आदमी थे, 3-4 आदमी वो थे। फिर 5-7 होते हैं, बिल्कुल। फिर वो 10-12 होते हैं, फिर मतलब थे तो हकीकत में 2-3, वो हाँ, बात जो है ना, वो 100 तक पहुंच 100 तक पहुँच जाएगी। जाती है। जैसे जैसे एक एक हाथ बढ़ेगा, चीज़ें बढ़ती चली जाती हैं। बिल्कुल। तो वो फजूल का काम करते थे, मतलब हुँ, वो आप मेरे ऊपर बैठे हो, मैं उसके बैठा हूँ, पहले वो ये गलत करता है, फिर वो इसको ठीक करता है, फिर वो इसको मेल लिख रहा है, फिर वो इसको मेल लिख रहा है। जी। उनकी आवश्यकता ही नहीं थी, वो उतना सा काम अकेले मैनेज किया जा सकता था, और वो मैनेज किया। अच्छा, ठीक है। वो कंपनी आज भी बहुत बढ़िया और ऊंचे दर्जे पे चल रही है, तो मैं ये उचित समझता हूँ कि मैं उसका नाम ना बिल्कुल, लूँ। बिल्कुल, नाम उसका आप बताइए। नहीं, मैं नहीं लूँगा, अच्छा, क्योंकि नहीं आज लेंगे बहुत आप। बहुत ओके, बेहतर चल रही है। ठीक और है, उसके कूल। बाद में मैंने जी, बिजनेस कंसल्टेंसी का काम शुरू कर लिया, अच्छा, क्योंकि उस कंपनी का प्रोप्राइटरशिप चेंज हुआ था। वो कंपनी किसी और को स्विच ओके, ओवर हो गई थी। जब ठीक है। जब स्विच ओवर हुई, तो मैं आप बैकफुट पे आ गया था, अच्छा, क्योंकि एक इंडस्ट्रियस से एक ट्रेडर ने वो कंपनी ली थी। तो हुँ, फिर एक ट्रेडर को एक इंडस्ट्री समझाना मेरे लिए कठिन काम कठिन था, तो काम मैं था। बैकफुट पे आ गया। तो ये किस सन में आपने ये जॉब छोड़ दी वहाँ से कंपनी में? 2020 में। 2020 में मतलब कोविड कोविड के टाइम हाँ पे हाँ लगभग, हाँ, लगभग कोविड के कोविड के टाइम। टाइम पे। उसके बाद से मैं अपनी कंसल्टेंसी लोगों को देता हूँ। अच्छा, एक एक चीज़ और कि जब आपने जॉब वहाँ स्विच की है, जॉब आपने छोड़ दी, तो उस टाइम पे आपकी सैलरी कितनी थी? मेरी सैलरी 5 लाख रुपए 5 थी। लाख रुपए मतलब उसके बाद में 2 गाड़ियाँ और 2 ड्राइवर और वो बहुत सारी, एक्स्ट्रा हाँ वो एक्स्ट्रा मतलब हाँ। एक ये एक बहुत बड़ा डिसीजन था आपका कि मतलब आपने अपनी लाइफ में इतना स्ट्रगल किया, फिर इतनी अच्छी रेपुटेटेड जॉब 5 लाख रुपए महीने की जॉब, देखिए आज भी बहुत लोगों के लिए सपना है। हमें कम लगते थे हाँ, नहीं उस। क्योंकि आप तो धंधे वाले थे, इसलिए तो आपको 5 लाख रुपए तो कम लगेगा ही लगेगा। देखिए, ये ना, आपको कोई भी किसी भी कंपनी में 15,000 की भी तनख्वाह है, और वहाँ पे 1 लाख की भी है, जी, तो शकल से या पढ़ाई से नहीं, आपके एक्सपोजर से आती है। एक्सपोज़र से आती है, ये बात तो फैक्ट है। मतलब कई लोग डिग्री लेके घूम रहे हैं और वो कुछ नहीं कर पाते, और कई कुछ नहीं लेके घूम पा रहे हैं और वो बहुत कुछ कर बिल्कुल, पाते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। क्योंकि उनको अपने आप को ही रोकता है, ये कैसे, हम बोलते हैं ये कैसे होगा, जी, कौन करेगा, कहाँ से होगा, मतलब वो जो एक उनका भय है ना, जी,
वो उनको रोकता है। अच्छा। हमें हमें कोई चीज़ नहीं रोकती और किसी परिस्थिति में नहीं रोकती, और जब बिल्कुल। जब जितनी कठिनाई आती है ना, जी, तो अंदर से उससे लड़ने की उससे ज़्यादा क्षमता आती है। बिल्कुल सही और बात है। अगर आप सही खड़े हो ना, जी, ये किसी फ़िल्म में आई थी, मुझे याद नहीं है, पर मैं आपको सच बताता हूँ कि अगर आप किसी चीज़ को शिद्दत से करने का प्रयास करते हो ना, जी। पूरी कायनात भी साजिश करती है आपके साथ कि ये चीज़ आपको उपलब्ध हो जाए। अच्छा, ये एक इंटैक्ट होता है, अंदर से ना आग लगी हुई हो ना, वो चीज़ हासिल हो जाती है। ये आपके ना शब्दों के चॉइस पे वो डिपेंड करता है। अच्छा। जब मुझे कुछ काम करवाना है ना, तो मैं जी, शब्द का चयन वैसे करता हूँ। मैं आपको सच बताऊँ कि आप ना बोलोगे या हाँ बोलोगे, हाँ। ये आपके ऊपर निर्भर नहीं करता। ये मेरे प्रस्ताव पे निर्भर करता है। अच्छा। मैं प्रस्ताव आपको ऐसा दूँगा कि नहीं, नहीं हुँ। देखेंगे। हाँ। अरे! ये कर दोगे क्या रोहित जी? जी। अच्छा सोचेंगे। रोहित जी ये वाला काम आप करके दीजिए। हाँ, मैंने बिल्कुल। आपको ना बोलने की गुंजाइश नहीं छोड़ी। वो गलत बिल्कुल। मैं बोल नहीं रहा हूँ, गलत काम करवा नहीं रहा हूँ। जी, तो लोग इस बात को आज भी नहीं समझते कि जी, कम्युनिकेशन एक बहुत बड़ी स्किल तो है ही, जी। पर हमारे जो शब्दों का चयन है, हुँ, वो सामने वाले को काम करने के लिए विवश करता है। हुँ। और हमारे शब्दों का चयन हमारी मनोवृत्ति पे डिपेंड करता है कि हम उस काम से कितना प्यार करते हैं। हुँ। मैं आपको एक अजीब सी बात बताऊं, जी, दुनियादारी की बात है, पर हाँ। मुझे याद आता है, जी, मुझे अपनी बहन की शादी करनी थी, तो अच्छा। घर से बड़ा प्रेशर आता था, लड़का देखो लड़का देखो। तो मैं लोगों को सुना करता था, वो अपने माँ बाप को झूठी रिपोर्ट दिया करते थे, मैं देखने गया था, वो सच में देखने भी चले जाते थे। कोई भी बताया यहाँ पर है वहाँ हाँ, चले, मैं कभी भी किसी लड़के को देखने नहीं कभी गया। नहीं। नहीं। और मैं जिन दो लड़कों को देख के आया हूँ, जी, उनके साथ में मैंने अपनी बहनें दोनों ब्याह दी। और ठीक है। मैंने भी ये वही जो यात्राओं में कसम खाया था, मैंने भी ये कसम खाई थी कि मैं जिस लड़की को देखने जाऊंगा उससे शादी करूंगा। ऐसा क्यों? देखिए हमने ना ये सफ़र करते हुए घरों में देखा है, जिस लड़की को कोई लड़का रिजेक्ट करके चला जाता है, हाँ, उस व्यवस्था में उस माँ बाप के, आम घर हो या साधारण घर हो, मतलब 500 खर्च होते हैं या 50,000 खर्च होते हैं, खर्च होते हैं। बिल्कुल होते हैं। ठीक है। हाँ, उसके बाद उस लड़की को ताना मारा जाता है, अच्छा। देख ये भी मना कर गए, उसका क्या कसूर है? हुँ। हाँ, वो तो उसने तो अपना 100% दिया। हाँ। अब वो सामने वाले की चाहत ज़्यादा है या जी। आपकी हैसियत कम है, क्योंकि मैं दहेज प्रथा पे भी रोशनी डालना चाहता हूँ। हाँ, हाँ, बिल्कुल। तो ये तो आपकी उस पे बात है ना, तो इसलिए मुझे लगता था, जी। तो कहने का मतलब मैं जो इशारा करना चाह रहा था हुँ, कि कहने के लिए काम करते हैं। हाँ, मैं देख रहा हूँ, मैंने हाँ, बात की थी, हम कभी ये सोच रहे नहीं ये काम करना है। हाँ। बायोडाटा आया, आपने 4 आदमियों से बैकग्राउंड में स्थिति की, जी। मैं आपको देखने जा रहा हूँ। अरे मैं देखने क्यों जा रहा हूँ? क्योंकि मुझे आपकी शक्ल से तो शादी नहीं करनी है, आपके खानदान से करनी है, खानदान आपकी से। प्रेस्टीज क्या है, अपने बराबर की चीज़ है, क्या है। हुँ, देखने तो कोई पसंद करने वाली चीज़ चाहती है, मतलब लड़का क्या पसंद करना, मेरा कहना ये आज भी है। हुँ, बिल्कुल सही बात है। व्यक्तित्व पसंद करना है, वो व्यक्तित्व परिवार पसंद। पसंद करना है। जी, तो उसका बैकग्राउंड तो पहले आ जाएगा, बायोडाटा बाजार में उपलब्ध हैं लोगों से, जानकार से। जी। जब रिश्तेदार को बोल दोगे कि बायोडाटा दे दो, तो वो बुरा मान जाते थे। देख ही आओ, क्योंकि उसको दोनों जगह नंबर कमाने हैं, कि मैं सब आपके लिए रिश्ता लाया था, मैंने आपको हाँ, रिश्ता बताया। बिल्कुल, बिल्कुल। चाहे वो सामाजिक लोग हों, चाहे या हाँ। वो कुछ व्यापारिक लोग हों। जी, जी, तो दोनों तरह मतलब के हम हैं। अपने व्यवहार में वो वाली बात नहीं लाते कि हमको ये काम करना है। जी, मैं जो यहाँ पे मुख्य तौर पे फोकस डालना चाहता हूँ, वो ये डालना चाहता हूँ कि हमारी अगर नियति ये हो कि हमको हुँ, ये काम करना है, जी, तो हमको 100 रास्ते मिलेंगे कि कैसे करना है। जी। और हमारी नीति ये हो कि मुझे खबर देनी है कि हाँ चलो करते हैं, हुँ, तो हमको 1000 रास्ते मिलेंगे कि कैसे नहीं करना। बिल्कुल सही बात है। ये हमारे अपने ऊपर डिपेंड करता है। जी, और जब हम जैसा सोचते हैं वैसे ही शब्दों का चॉइस कर लेते हैं, और जैसे जी, शब्द मैं आपके सामने रखूंगा, जी, वैसा ही आपकी तरफ से मुझे आंसर मिलने वाला है। तो मैं ये मानता हूँ कि असफलता जो है, जी। सिर्फ ये सिद्ध करती है कि सफलता का प्रयास ढंग से नहीं हुआ, हुँ, और असफलता नाम की कोई चीज़ नहीं होती। बिल्कुल सही है। ये बात तो फैक्ट है। तो संजय जी मतलब जब आपने जॉब छोड़ दी, फिर उसके बाद आपने अपनी कंसल्टेंसी स्टार्ट की। किस नाम से आपकी कंसल्टेंसी है?
पहले तो मैं अपने निजी नाम पर ही कर रहा था, संजय पोद्दार, क्योंकि पूरे इंडस्ट्री में लोग मुझे जानते हैं। और जी। इस बीच में जब मैंने इतनी यात्राएँ की, जी। तो कंसल्टेंसी भी क्या था, मैं आपको बताऊँ सच्ची बात, हाँ। कि जब मैं व्यापार करता था तो कोई बोलता था मुझे फैक्ट्री लेनी है, कोई बोलता था ज़मीन लेनी है। हाँ। तो दलाली मुझे पसंद नहीं थी, तो लोगों को जा कर के कि हाँ, ये किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता। हुँ। इन सारी बातों के अलावा मैं आपको बताऊं कि जो काम का मैंने एक पैसा भी नहीं लिया, वो लोग आज भी बैठे हुए हैं। मेरे अपने हाथों से 8 फैक्ट्रियां लगी हुई हैं जो आज भी चल रही हैं जी। गाजियाबाद में। हाँ, हाँ, बिल्कुल। मतलब मेरी ही लाइन की जी। फैक्ट्रियां लगी हुई है, आपने कम्पिटिट। लगवाई हैं। हाँ, उनको जीरो आइडिया था लैंड पसंद करने से, शेड बनवाने से, मशीन लेने से लेकर और काम चलवाने तक। जी। पर मेरा कोई रुझान नहीं था कि उधर से पैसे कमाने हैं या हुँ। लेने हैं, क्योंकि इस बात को दूर दूर तक जाएगी और सब सुनेंगे तो किसी मशीन मैन्युफैक्चरर से या किसी बिल्डर से या किसी लैंड वाले से या किसी प्रोपराइटर से मेरा कोई संबंध नहीं था। सिर्फ जी। जो लगाना चाहता था उससे मेरी याराना दोस्ती, जी। और उनके लिए बहुत मेहनत करके वो फैक्ट्रियां लगवा दी और आज भी चल रही हैं, बढ़िया चल रही है। जी। अब मैं यही वाला काम जी। पैसे लेके करने लगा हूँ, क्योंकि अच्छा। तो ये इस तरीके से कंसल्टेंसी अपनी चल रही है। अब मैंने ये ऑनलाइन, जैसे आपको देखा और पूरी दुनिया को देखा कि एक ऑनलाइन का ज़माना आ गया, जी। तो मैं भी अपने आप को पीछे नहीं डालना चाहता था। तो जो काम संपर्क से हो रहा था जी। वो मैं अब ऑनलाइन करना चाहता हूँ, क्योंकि कुछ यंग जनरेशन में मैं जब बड़ी बड़ी लोगों के पास जाता हूँ तो मैंने हुँ। देखा ये इसकी भी प्रॉब्लम है, इसकी भी प्रॉब्लम है। तो मुझे लगा ये तो मैं 10 घर में जाता हूँ तो 10 घर की मुझे प्रॉब्लम दिख रही है, ये तो पूरे समाज की प्रॉब्लम होगी। बिल्कुल सही आज बात के है। दिन जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आई है रोहित जी, वो जनरेशन गैप की आई है। हाँ, बहुत बड़ी प्रॉब्लम आई है। जो पिताजी का काम है, बच्चे उसमें जाना नहीं चाहते, या जाना चाहते हैं तो अपने अंदाज से काम करना चाहते हैं। बिल्कुल। वो काउंटर पे बैठ के मैंने उन बाप बेटों को लड़ते हुए देखा है। अच्छा। कभी बेटा दुकान छोड़ के भागता है और कभी बाप दुकान छोड़ के भागता है। अरे! और वर्क लाइफ का भी बैलेंस खराब हो रहा है, काम भी हाँ। खराब हो रहा है और स्टाफ भी मजे ले रहा है। बिल्कुल, स्टाफ भी दो पार्टी में बैठ जाते हैं, ये बढ़ पापा जाता का है। आदमी है, ये बेटे बेटे का का आदमी आदमी है, है। बिल्कुल। और वो इसका कान भरते हैं, वो उनका। और उनको जहाँ रियल फोकस देना चाहिए था, रियल ये सब चीज़ें करनी चाहिए थी। तो ये सब चीज़ें जब मैंने एड्रेस की, हुँ। तो मैं ऑनलाइन थोड़ा ज़्यादा आना चाहता था हाँ। कि लोगों के पास में बहुत सारी समस्याएं हैं और जिनका बहुत आसान समाधान है, जी, तो वो बिल्कुल। हमारे टच में आए, हमसे बात करें। मतलब इस जनरेशन को, क्योंकि हमारे जनरेशन में एक कमी ये भी आ गई, हाँ। हमारी पढ़ाई में कमी है, स्किल नहीं सिखाते हम। राम रामायण, सीता, महाभारत, मौसम हाँ। कैसा, तो 12वीं कॉलेज तक हम लोग जो बना रहे हैं उनको व्यापार करने वाला नहीं बना रहे, नौकरी करने वाला बना। हाँ, बिल्कुल, ये तो मैंने भी इस चीज़ को नोटिस किया है कि एजुकेशन सिस्टम पे मतलब एजुकेशन सिस्टम ऐसा बना दिया है सरकार ने कि भाई आप नौकर तैयार नौकर करो। तैयार करो। और नौकर एक ऐसी बुरी चीज है, जी। एक सरकारी नौकर, हुँ। जितने भी बड़े साहब हों, जितने भी छोटे साहब हों, हुँ। 60 साल की उम्र में वो रिटायर कर जाएंगे। बिल्कुल। उन्होंने बहुत अच्छा काम करके बहुत बड़ा नाम कमा लिया, जी, वो जिस दिन रिटायर हो गए घर आएंगे वो खत्म हो जाएगा। खत्म हो जाएँगे। उनका सपूत को फिर शुरुआत से शुरुआत करनी है। बिल्कुल, बिल्कुल। पर व्यापार जो है पीढ़ी दर पीढ़ी चलता जाएगा। आप में जितनी काबिलियत है आप बढ़ाते जाइए। जी। अगर आपके पास बढ़ाने को नहीं है तो आज आपका ब्रांड बिकता है, आप उसको सेल कर सकते हो। मतलब वो उसकी एक लिगेसी तो क्रिएट होती है ना। और जहाँ से आप अपना व्यापार छोड़ोगे, आपकी अगली पीढ़ी वहाँ से शुरू करेगी। यस। ये व्यापार की सबसे अच्छी खूबी है। यस। और नौकरी, आप तो हमारी जो जनरेशन है वो उस तौर पे तैयार नहीं है हाँ। और दिखावे की दुनिया में आ गई है। जबकि व्यापार जो है वो पकड़ से चलता है कि खर्चा कम हो जी। और कमाई ज़्यादा हो तो व्यापार ग्रोथ करता है। हाँ। खर्चा आप बढ़ा लोगे और कमाई कम है तो व्यापार उड़ने लगता है। जी, बिल्कुल, और बिल्कुल। समय का चेंज है, टेक्निकल जो नो हाउस नए आ रहे होते हैं, लोग कई पुराने ढर्रे में फंसे हुए हैं, हाँ। सुबह से शाम तक मेहनत कर रहे हैं। कई मैं ऐसे करोड़पतियों को जानता हूँ जो अपने हुँ। पैसों को कभी सुख ही नहीं ले पाए, अपने जीवन के अंतिम काल में चल रहे हैं। अच्छा। हमने बड़ा आनंद लिया है जी। जी। मतलब अपना वर्क लाइफ बैलेंस तो हमेशा हो ना, कि मेंटेन। शरीर भी हो, काम भी हो और हंसी मजाक भी हो, घूमना फिरना भी हो।
सुबह 8 बजे दुकान पे जाना या फैक्ट्री में जाना, रात को 9 बजे आ जाना। हाय हाय वो खा रहे हैं, पता नहीं फ़ोन सुन रहे हैं, टीवी देख रहे हैं, बीवी कुछ बोल रही है, बच्चा कुछ और चाह रहा है। हाँ, अब आज जब रिटायर हो गए, या ये हाँ, लगता है जब आपको उन्हें समय देना चाहिए था, तब जब उनके पास आप समय नहीं है, वो अपनी लाइफ़ में बिज़ी हो गए। लेकिन आपका मतलब इतनी लंबी आपकी रही है जर्नी, आपने इतने साल संघर्ष किया, बिज़नेस किए, जॉब की, सब कुछ किया। आज अगर मैं देखता हूँ जो भी यंग एंटरप्रेन्योर्स आ रहे हैं, तो उनके अंदर एक तो मुझे पेशेंस की कमी दिख रही है। तो क्योंकि मतलब मैं भी बिज़नेस करता हूँ, मुझे ये चीज़ पता है कि बिज़नेस में क्विक पैसा नहीं है। मतलब बिज़नेस पे बिना मेहनत के पैसा नहीं है। मतलब ऐसा हो नहीं ही कि नहीं सकता, सोचना भी नहीं चाहिए। लेकिन आज की डेट में लोग जो बिज़नेस करने पे आ रहे हैं, वो सिर्फ़ ये सोच के आ रहे हैं कि यार मुझे एक कंपनी बनानी है, उस कंपनी की मुझे वैल्यूएशन खड़ी करनी है, किसी तरीके से मैं मार्केटिंग करूँ, सेल्स बढ़ाऊँ, वैल्यूएशन करूँ और बेच रोहित के निकल जाऊँ। रोहित जी, इसका परिणाम देखिए आज स्टार्टअप के फेल्योर का क्या रेट है। ये बिल्कुल बहुत बड़ा रीज़न है। क्योंकि हम जोमेटो को तो जानते हैं, क्योंकि वो कामयाब हो गया। जी। जोमेटो जो कितने फेल हुए हैं। अरे! ज़ोमैटो भी आज कामयाब हुआ है, लेकिन ज़ोमैटो की कितनी कंपनीज़ न- नाकामयाब हुई हैं। हाँ, तो वो शॉर्टकट का जो है ना, वो जो वैल्यूएशन वाला रास्ता है ना, जी। वो तो एथिकली बहुत गलत है। अगर आप ऐसी बात करोगे तो मैं आपको एक दो चीज़ें पीछे ले आता हूँ। हाँ, जब मैं ये वाले ट्यूब बना रहा था, हाँ। इस ट्यूब की श्रीलंका में बहुत मांग थी। अच्छा, और जब मेरी फैक्ट्री यहाँ सिकंदराबाद में थी, तो श्रीलंका माल जाता था। ठीक है। तो मैं भी श्रीलंका माल बेचने गया। जी। बड़ी अजीब सी बात है, पर अपनी एथिक्स क्या बोलते हैं वो हाँ, नहीं शॉर्ट वे में बिल्कुल, बता रहा बिल्कुल, हूँ। बिल्कुल बताइए आप। जो चीज़ भारत में हम 100 रुपए की बेचते हैं, वो श्रीलंका में 90 पैसों की बिक रही है। 90 90 रुपए की बिक ₹90 रही की बिक रही है, ठीक है। है। मैं पहली बार एक्सपोर्ट करने गया था, और मैं आपको बताऊं, उस जमाने में श्रीलंका में उस समय भी हमारे को वीज़ा नहीं लेना पड़ता था। अच्छा, फ्लाइट पकड़ी और श्रीलंका पहुंच गए। जी। और वहाँ एक दुकान पे गए, दो दुकान पे गए, चार दुकानों पे गए, सब जगह वो बोले इस दाम में माल आता है। अब मेरे माल जो हिंदुस्तान में माल बिकता है, हाँ, उससे 10% सस्ता श्रीलंका में और है। हिंदुस्तान से ही बन के जा रहा है। हिंदुस्तान से बन के जा रहा है। ये कैसे? मैं लौट आया जी 2 दिन बाद, अच्छा, बीच घूमा और लौट आया। हाँ, फिर यहाँ आकर मैंने स्टडी की। कुछ लोग, समझदार लोग, मुझे बेवकूफ़ भी बोल सकते हैं, मुझे आके पता चला जी। कि एक्सपोर्ट करने पे गवर्नमेंट की तरफ से आपको 20% मिलता है। अच्छा, ठीक है। तो मैं अपना 1 रुपये का माल पहले 90 पैसे में श्रीलंका बेच दूँ, जी, तो मुझे 10 पैसे का शुद्ध नुकसान हो गया। नुकसान लगेगा। अब 90 पैसे पे गवर्नमेंट मुझे 20% इनाम देगी, हाँ, तो 18 पैसे हो गए। जी, 90 और 18 108 हो गया। तो हाँ, जो माल हिंदुस्तान में 100 का बिका, वो श्रीलंका में 108 का बिक गया। बिल्कुल। मैं बोल रहा हूँ, मुझे लानत है, मैं अपने देश के पैसे हाँ, श्रीलंका को दे आऊँ और सरकार से लेके खाऊं। लेके रख लूँ। फिर मैंने जब इसमें सर्च किया, तो मुझे पुरानी सरकारों का जी, और तथाकथित ये जो सो कॉल्ड करोड़पति हैं, इनका पता चला। और इतनी लूपोल थी उस समय रोहित जी, ये हाँ, जादू क्या, जादू का पिटारा था उस समय के पूरे सरकारी तंत्र को ना। अच्छा। ये कौन गजब। नहीं, कौन करोड़पति थी ये? अब मैं एक का क्या नाम लूं, आप पूरे डाटा उपलब्ध हैं। ये हाँ, देखिए क्या था। इंपोर्ट कर रहा है सरसों का तेल। अच्छा, इंपोर्ट ड्यूटी लग रही है सरसों के तेल पे। हाँ, आख इसमें रहा है स्टेनलेस स्टील के टैंक पे। पैकिंग पे ड्यूटी नहीं लगती थी उस समय। अच्छा, तेल नाले में गिरा देते थे, वो स्टील की टंकी। स्टील की टंकी रख लेते थे। ये तथाकथित करोड़पति ना वहां से बने, जो आजकल के बच्चे शॉर्टकट और वो उस पे 200 करोड़ और उस पे 2000 करोड़ जो है ना, हाँ, वो इन हेरा फेरी से। ये अच्छा, एक्सपोर्ट की बात बताऊं मैं आपके पास, ये जो पेन है ना, हाँ, ये 1 रुपये का पेन मैंने यहाँ से खरीदा। ठीक है। ये सबको पता है, मैं कोई खास बात नहीं बताना चाह रहा हूँ। मेरा एक भाई मैंने अमेरिका भेज दिया या कहीं पर भी भेज दिया, ठीक है, 1 रुपये का आपसे पेन खरीदा, जी, और इसका बिल बना दिया मैंने 100 रुपये का। अच्छा, 99 रुपये की मेरी कमाई हो गई। हाँ, 100 रुपये में मैंने वहाँ पेन भेज दिया अमेरिका में। हाँ, अमेरिका में जो मेरा भाई बैठा है, जी, वो 5 रुपये इस पे और खर्च करके इस पेन को समुद्र में फेंकेगा। अच्छा, और जो बचे हुए 99 रुपए हैं? अभी तो 99 का नुकसान ये था, 5 का और नुकसान लगा दिया है मेरे भाई ने, जो समुद्र में फेंक दिया उसने। ठीक तो है, घर से 105 गए। घर से 105 गए। अब भाई साहब, आप फॉरेन करेंसी ला रहे हो, इस बात पे भारत सरकार 35% 40% देगी आपको।
अच्छा। तो मेरे घर से तो कुछ नहीं गया, मैंने तो बिल ही बनाया था 100 का, पेन तो 1 ही रुपये का था, अच्छा। वो तो समुद्र में गिर गया अमेरिका में। मेरे हाँ। 35 रुपए आ गए, मैंने 1 लाख पेन बेचे हुए दिखा दिए, तो 35 लाख रुपए भारत सरकार दे रही है और मुझे। भाई जो बिल आपने बनाया वो वो सपोर्ट। वहां से सिर्फ एक शर्त थी साहब, हाँ। कि वहां से पेमेंट आनी चाहिए उस 100 रुपए। अच्छा। तो आपका भाई वहां बैठा हुआ है, आपने यहाँ से 1 रुपए का पेन जिसका 100 रुपए का बिल बनाया, आपके भाई ने आपके अकाउंट में पैसा ट्रांसफर कर दिया, हाँ। है ना? फिर उसी पैसे पे गवर्नमेंट ने आपको 35% सब्सिडी भी दे दी। यस। फिर उसके बाद आपने अपने भाई का पैसा लौटा दिया। भाई का पैसा लौटाना नहीं पड़ता जी, उसका एक क्या तरीका होता है कि हमारे जो हिंदू मुसलमान कुछ भी कह लीजिए, जो हिंदुस्तानी वहाँ बैठे हुए हैं, जी। उनको भी अपनी कमाई यहाँ भेजनी होती है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो भाई वो पैसा वो आप सब रूट और चैनल हो जाता है, और वो जो आप हवाला सुनते हो, हवाला वो हवाला ये हवाला। हवाले हुआ, वो तो 100 रुपए फ्री में गए, फ्री में आ गए। ये जो 35 रुपए मैंने किया क्या, आप मुझे ये बताओ सही ना। बात। भारत अच्छा, सर। और उनका वो पैसा भी बचा जो उनको भेजने में पैसा लगता। हाँ। भाई अगर वो अमेरिका से इंडिया पैसा भेजते तो वहां भी तो उनको कुछ पैसा खर्च होता, वो भी बच गया तो वो उनका। सारी, ये इतना घपम चला है भाई साहब ये। तो क्या है कि मेरे जो साथ के लोग थे वो कल भी करते थे, आज भी करते हैं। आज शायद इनको विदेश माल भेजने के कुछ नियम कड़े और जी, कठिन हो गए, मैंने ऐसा थोड़े से सुना। थोड़ा सा बस। पर उन समय जो ये पूर्ववर्ती सरकारों ने जो भाई साहब ये मूंगफली कुछ चंद घरों को बांटी है ना, हाँ। और इस तरीके से बांटी, ये तो मैंने आपको एक उदाहरण दिया है पेन का। हाँ। पता नहीं क्या क्या बेचा है और क्या क्या भेजा है, और कैसे कैसे ये फॉरेन करेंसी के और ये नाम किस पे। किस सरकार के समय की बात है ये उस समय तो मैक्सिमम कांग्रेस की ही सरकारें कांग्रेस की रही हैं सरकार रही बने थी। हुई। वो फेरा कानून जो आया बाद में आया, वो सब कुछ मैनेज होता है, पर ये जी, सब पुराने जमाने पुराने की बातें जमाने हैं। की बातें थी। तो ये जो आप आसान पैसे और हाँ। स्टार्टअप की बात कर रहे थे, जी। ये वो रास्ता गलत है, वो शायद ही कभी कामयाब हो जाऊं। और सबसे बड़ा उदाहरण आप देखिए, आपके सामने बाइजू है। जी, बायजूस सही बात है। तो वो शॉर्टकट नहीं हो सकता आपको। हम्म। और इसमें भी मैं एक बात बताऊं कि जब मुझे लैपटॉप नहीं चलाना आता था, ये बात बता रहा हूँ मैं आपको 90 की, जी। उससे पहले, तो जब लैपटॉप आया तो मैंने भी एक लैपटॉप खरीद लिया सोनी का 1 लाख रुपए का, कि आता नहीं था कुछ भी। हाँ। लैपटॉप होना चाहिए, मतलब आपको, जैसे हम मशीन में जाते थे, हमें मशीन नहीं आती थी, तो हम उस समय भी हाथ काले करके जी। ऑपरेटर के साथ, फिटर के साथ, फोरमैन के साथ लगा करते थे। मतलब वो जो वाइट कॉलर वाला काम है ना, हाँ। अगर आपको बेसिक फंडामेंट की समझ नहीं है ना, जी। जैसा मैंने आपको नौकरी के दरमियान बताया कि 7 सीनियर आदमी काम बिल्कुल करते थे, बिल्कुल, जिनमें जिनका कोई आपको काम नहीं। बेसिक नॉलेज होनी बिल्कुल चाहिए। बिल्कुल। जी। तो लोग उस बेसिक नॉलेज से जब भटक जाते हैं, और ये जो शॉर्टकट और टेम्परामेंट की बात कर रहे हैं, देखिए जी। पैसा जब पिताजी ने जो कमाया है ना, और जो हम्म। आप कमा रहे हैं, आप चांदी की चम्मच में पैदा हो जाओ, ये बहुत अच्छी बात है। बिल्कुल सही बात है। जो भाई साहब धीरू भाई अंबानी साहब को जो ज्ञान प्राप्त है, हाँ। जो मुकेश जी ने किया है, वो आज बच्चे को ही कर रहे हैं। आप बच्चों को तो नाम से जानते हो, बिल्कुल सही बात ठीक है। है, वो उनका साम्राज्य समझा रहे हैं, उनका हाँ। सामर्थ्य हो सकता है, जी। पर वो जो, और इसमें एक अजीब सी बात और बताऊं मैं आपको रोहित जी, जी। कि पहला रुपया कमाना ना हम्म। बहुत कठिन है, बहुत फिर कठिन। 100 रुपए वाला आसान। जैसे जैसे आप ऊपर बढ़ते जाओगे ना, आपको आसानी लगती आसान लगती है, फिर पैसा आपके लिए काम करता है। है। यस। और आपको ना एटिकेट और आइडिया आ जाते हैं कि कैसे काम करता है, राइट। क्या करना है आप। राइट, लेकिन उसमें भी हमारे पास कितना बड़ा एग्जाम्पल है। आप देखिए धीरू भाई अंबानी के दो पुत्र, मुकेश अंबानी, अनिल अंबानी। अनिल अंबानी आज कहाँ है, मुकेश अंबानी आज कहाँ है? ये देखिए, इसमें इसको लक की बात बोल सकते हैं, कुछ हाँ। व्यवस्थाएं तोड़ देती है, किसी को जोड़ देती है, पर वो अब पीछे नहीं है। आपको खुशखबरी दे दूं, अच्छा। वो घराना भी आने वाले 2-3 साल में फिर समकक्ष ही मिलेगा अच्छा, आपको। समकक्ष मिलेगा। हाँ। कभी कभी पेड़ में कोई बीमारी लग जाती है, पौधे आने बंद हो जाते हैं, पर जब आपने जड़ें मजबूत की हुई और पौधा जी। अच्छा लगाया हुआ, तो उसमें गलत चीज कहाँ से आएगी। बिल्कुल सही बात है। तो वो थोड़ी बीमारी लग गई थी, हाँ। अब कटिंग बराबर। छटिंग हो गई है उसकी। चलिए, बहुत और हमें अच्छी तो बात। अंदरूनी सारी खबरें होती हैं। जी 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 जी। मतलब आपको, ये हम 2024 में बैठे हैं, 26 से लेके 30 के बीच में वो घराना वहीं खड़ा मिलेगा जहां उसको होना चाहिए। अच्छा, मतलब अनिल अंबानी फिर से ग्रो करेंगे। यस।
वो चलिए। थोड़ा सा समय का एक हाँ, दौर हेर-फेर होता है। है, क्योंकि जी, आपकी जी, जी। जड़ें मजबूत है ना। बिल्कुल सही बात। हाँ, ये बात तो फैक्ट है। जड़ें मजबूत हों, आपके संबंध बने हुए हों, नीयत हुँ, खराब हो, ठीक है, जब बुरा वक्त आता है ना, तो सबका आता है। और लोग साथ छोड़ देते हैं। बिल्कुल छोड़ और मैं देते हैं। भगवान से ये एक अजीब सी बात कर रहा हूँ कि लंबा किसी को मत देना, हाँ, और थोड़ा सा सबको टेस्ट करवाना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। अपने पराये की जो परख उस क्षण होती है ना, हाँ, वो बिल्कुल, कभी भी नहीं बिल्कुल। हो सकती। अच्छे में तो सब चल रहा है क्या, चल रहा है बिल्कुल, क्या। बिल्कुल। मैंने मैंने इस चीज़ को पर्सनली फ़ील किया हुआ है, तो मैं उस चीज़ को समझ सकता हूँ कि जब हमने अपना इंजीनियरिंग कॉलेज डाला था, तो इंजीनियरिंग कॉलेज पे हमको लगभग-लगभग 15 से 20 करोड़ का लॉस हुआ था। हम्म। तो एक टाइम आया था, मतलब एक टाइम ऐसा भी था कि मतलब घर पे मैं अलमारी खोलता था ना, नोटों की गड्डी बाहर आती थी, जब गुटखा चलता था हमारा। और एक टाइम ऐसा भी आता था जब ₹5000 भी बहुत बड़ी रकम हो जाती थी। तो उस टाइम पे जब लोगों को चेंज होते देखा और फिर उसके बाद समय फिर पलटा और फिर 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 वही वो लोग बदले, फिर वही लोग बदले। और मतलब मुझे वो पूरा एक दौर याद आ गया, मतलब मेरे आप देखें गूज़बम्प्स हो गए मुझे अभी भी, बिल्कुल हो गया। क्योंकि मैं भी इसी दौर से निकल रहा हाँ, हूँ। मैंने बहुत नज़दीक से देखा, जो 20 फुट दूर से खड़े हो जाया करते थे, जी, जिन लोगों को, जी। सड़क छाप लोगों को हमने करोड़पति बना दिया, बिल्कुल, बिल्कुल, वो आज हमसे कतराते हैं। कतराते हैं। बिल्कुल फैक्ट है, ये बात बिल्कुल सही है। पर कोई बात नहीं, हम अपने किसी चीज़ से नहीं डगे। और मैं क्या है, किस्मत की बात मैं करना नहीं चाहता, हाँ, क्योंकि मैंने सब मेहनत से हासिल किया है। बिल्कुल, बिल्कुल। और फिर भी ये मान लेते हैं कि उससे ज़्यादा मिलता नहीं है, और किसी परिस्थिति से घबराना नहीं है। अगर हाँ, आपने दानिस्ता किसी के साथ कोई गलत नहीं किया है, तो हुँ, आपको कोई डरने की चीज़ नहीं है। बिल्कुल, बिल्कुल। और फिर ज्ञान की बात मैं करना नहीं चाहता, लाए क्या थे और साथ में जाएगा क्या, वो वाली बात एक बड़ी हो जाती है। पर जी, आनंद, आपका जीवन कितना आसान है। बिल्कुल, तो बिल्कुल। आजकल की जो बच्चों की हम बात कर रहे थे, हाँ, उसमें एक बात जो छूटी रोहित जी, वो एक तो क्या है कि सब आपको बदलना चाह रहे हैं, हाँ, अपने आप को कोई नहीं खुद में बदल कोई रहा। चेंज नहीं करना चाह रहा। अभी बच्चों की आपने बात कही, अभी रिसेंटली 2 दिन पहले ही मैंने एक न्यूज़ पढ़ी कि ईवाई में एक लड़की की डेथ हो गई। हाँ, मैंने आपने भी पढ़ी होगी। हम्म। और उसकी जो मदर हैं, वो वर्क कल्चर के ऊपर सवाल उठा रही हैं कि वर्क कल्चर इतना खराब है कि उससे मेरी बच्ची खत्म हो गई। तो आप अपने एक्सपीरियंस से थोड़ा-सा हमको ये बताइए कि देखिए, ईवाई जो फर्म है, जी, ऐसी मैं 4-5 फर्मों को हिंदुस्तान में जानता हूँ। हाँ, केपीएमजी हो गया, हाँ, बिग 4 में प्राइस जो आते वाटर हैं। हाउस, ये सब जो हैं, जी, इनके यहाँ काम का दबाव तो है। हाँ, तो तो इसमें मेरी 2-3 बातें हैं। हाँ, मैं इन टॉप फर्मों के साथ में, केपीएमजी के कुछ लोगों के साथ में हमारे यहाँ ऑडिट वगैरह हुआ है, तो मुझे पता है कि दबाव तो होता है। जी, और बहुत काबिल लोग वहाँ पे काम भी करते हैं, मैं ये हाँ, भी मानता हूँ, उनको सलाम भी करता हूँ उनकी जी, ईमानदारी को और मेहनत को। पर कभी कभी ये जो 20 घंटे वाली बात है ना, ये हुँ, कानूनी है। हाँ, मुझे दुख है कि ऐसा उस बच्ची के साथ हुआ। जी, पर इसमें ना, मैं उस बच्ची को हम छोड़ देते हैं, हाँ, जो हो गया उस पर हम कुछ नहीं कर बिल सकते। पर कोई भी कंपनी या कोई भी बॉस 20 घंटे किसी पे दबाव नहीं बना सकता। इसके 2-3 कारण हो सकते हैं। हाँ, एक तो हो सकता है कि उसके काम करने की क्षमता कम हो, तो वो 10 घंटे का काम 20 घंटे में कर पाती है। बिल्कुल, और अगर आपकी क्षमता रही है, तो कोई भी आपके साथ ज़बरदस्ती नहीं कर सकता। नहीं कर सकते। आपको भी तो अपने शरीर की क्षमताओं के अनुसार बताना पड़ेगा कि मेरी इतनी काबिलियत नहीं है, मैं इतनी देर काम नहीं कर सकता। बिल्कुल, कोई बिल्कुल। ईवाई आज की फर्म तो नहीं है, बहुत सालों से बहुत चल रही है। पुरानी फ़र्म है, बहुत आज तक तो रेपुटेटेड ऐसा फ़र्म है, ऐसा हादसा नहीं हुआ। कभी नहीं हुआ। और वो अगर अपने आदमियों का वेलबींग नहीं चाहेंगे, अपने स्टाफ का, तो वो बाकी दुनिया, क्योंकि ईवाई एक कंपनी है जो कि हज़ारों कंपनियों की मदद करती है। बिल्कुल, ठीक है ना? तो वो जी, अगर अपना ही भला नहीं करवा पाएँगे, तो और हाँ, बाकियों का कैसे कैसे करेंगे? करवाएँगे? तो वर्क लाइफ का बैलेंस आपको बनाना है। हुँ, इतना भी मशगूल मत हो जाइएगा, आपको जीवन का ख्याल ना हो। सही है, या फिर जीवन में लोग, आजकल की यंग जनरेशन दूसरे रास्ते पे इतनी मशगूल हो जाती है कि फिर जीवन का ख्याल ना रहे। दोनों तरफ आपको बैलेंस बनाना पड़ेगा। बिल्कुल। आमतौर से लोग बोलते हैं 8-8 घंटे को 3 हिस्सों में बाँटा जाए। हुँ, पर मेरी ऐसी मानना है कि काम को 12 घंटे हम दे सकते हैं, और अच्छा, 8 घंटे उसको, और 4 आवर्स मी टाइम है, हाँ, जिसको आप मज़ा लीजिए। बिल्कुल, बिल्कुल मज़ा लेना चाहिए। और मैनेज सब कुछ हो जाता है जी। हाँ, इसमें मैनेज करने में रोहित जी, एक मैं आपको ख़ास बात बताऊँ। जी, हमने गरीबी और अमीरी और बहुत दुनिया देखी। जी, एक बहुत गंदी बात बोलने जा रहा हूँ आपको, पर हुँ, आप सिर्फ सहमति दीजिएगा। हाँ, हाँ, जो आपने चाहा, हाँ, चाहे वो आपकी हैसियत की थी या नहीं थी,
हाँ, चाहे वो सामान हो सकता है या वो लड़की हो सकती है, जी। वो होटल का कमरा हो सकता है, वो डेस्टिनेशन होता है, वो आपने हासिल किया है। मैं हुँ, गारंटी के साथ बोल सकता हूँ कोई ऐसी चीज़ नहीं होगी जिसको आपने चाहा और वो मिस रह गई है। बिल्कुल फैक्ट है ये। क्यों? कि उसके लिए आपको पापा को जितने बहाने बनाने थे, हाँ, आपने बनाए। जी, और आपको ये पता है कि ये वाला इंजेक्शन दादाजी से लगेगा, नानी से लग जाएगा, मौसी से लग जाएगा, हमने वो खिलौना हासिल किया है। जी, बिल्कुल किया है। एक छोटे बच्चे को भी पता होता है हाँ, कि ये मम्मी नहीं दिलवाने वाली, ये तो मौसी दिलवाएगी, ये तो चाची करवाएगी। जी। हमें सब तो ये आज व्यापार में भी आ गया, हमको पता है कि ये वाली फाइल कहाँ से पास होगी। हुँ, पर वो मुझे काम करवाना है या ड्रामा करना है, ये आपको सोचना है। मेंटलिटी पे है। हम एक बार निर्धारित कर लेना ये होना है तो वो हो जाता है। बिल्कुल, वो मैं कायनात वाली बात पहले बोल चुका हूँ, बार हाँ, बार बोलने की कोई बात नहीं कोई है। ये बात बिल्कुल इस साइंस पे काम कर रहा होता है। जी, सिर्फ आपका प्रण क्या आपने तय किया है, वैसा ही शब्दों का चयन, जी। वैसे ही व्यक्तित्व का चयन, और आप अपना काम करवा कर ले जाते हो। एक चीज़ हम लोग डिस्कस करेंगे, आपके टाइम पे तो शार्क टैंक वगैरह कुछ नहीं रहा होगा, ना ना। है ना? आज शार्क टैंक आ गया है, जी। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जो शार्क टैंक है, उसने हमारे जो यूथ एंटरप्रेन्योर्स है ना, उनके लिए बिज़नेस बहुत टफ कर दिया है। कैसे? ऐसे टफ कर दिया मतलब मुझे ऐसा लगता है कि भाई शार्क टैंक में आप आए, आपने बताया कि मेरी कंपनी की सेल इतनी है, इतने एम्प्लॉइज़ हैं या फिर इतना हम रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं, ये मेरी कंपनी की वैल्यूएशन, आप पैसा लगा दो। हम्म, अब ये लोगों के दिमाग में ट्रिगर कर गया। अब लोग क्या कर रहे हैं, अब लोग मेहनत नहीं करना चाह रहे, वो धंधा नहीं बनाना चाह रहे हैं। देखिए, एक धंधा बनाना और एक स्टार्टअप बनाना दोनों बहुत डिफरेंट चीज़ें हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद आज के जनरेशन को धंधा नहीं चाहिए, वो अपनी लेगेसी नहीं चलाना चाहती है। वो तो ये चाहती है कि मुझे क्विक पैसा मिले वन टाइम। कोई मुझे 100-50 करोड़ दे दे, उसके बाद कंपनी डूब जाए, मर जाए, कोई उसे फ़र्क नहीं पड़ता है। तो ये जो सोच लोगों की आती जा रही है, तो ये कि आने वाले भविष्य में अपने देश के लिए एक सबक मतलब अपने देश के लिए एक चिंता का विषय होता जा रहा है ये। चिंता का विषय तो बिल्कुल निश्चित तौर पे है, पर शार्क टैंकों में बहुत ज़्यादा, क्योंकि वहाँ पे आप ये देखो अगर हुँ। कितने प्रपोजल वो एक्सेप्ट करते हैं। नहीं प्रपोज़ल तो एक्सेप्ट नहीं करते, लेकिन उससे लोग इतने तो ज़्यादा फ़ैसिनेट हो गए हैं। फैसिनेट होने से अपने आप को धोखा दे रहे हैं ना, मतलब मैं हाँ, ये बोल रहा हूँ कि जी, अपना ही नुकसान कर रहे हैं वो। बिल्कुल। और ब्रांड बनाने के लिए, हाँ, दिखाने के लिए जी, जो चीज़ें मशीन में लगनी चाहिए, हाँ, जो चीज़ें प्रोडक्ट बनाने में लगानी चाहिए, वो दिखाने में जा रहा है। जो हुँ, दिखाने में जा रहा है ना पैसा, हाँ, वो कभी लौट के नहीं आएगा। जो आपने एडवर्टाइजमेंट एजेंसी को दे दी, प्रिंटिंग एजेंसी को दे दी, कंसल्टेंसी को दे दी, जी, आज के दिन आप ऑनलाइन देखो, हजारों आदमी घूम रहे हैं, हम आपका ब्रांड बना देंगे। हुँ, भाई अब तो आप अपना ही ब्रांड बना लेते हैं, वो लोगों का ब्रांड बनाने को तैयार बैठे हुए हैं। सही बात हम है। आपको ये सिखा देंगे, हम आपको ये कर देंगे, कोई हुँ, करके तो दे दे किसी के लिए। तो ये सब चीज़ें एक आईवास है, शार्क टैंक पे जाके वो कितने परसेंट लोगों का प्रपोजल एक्सेप्ट करते हैं। जी, अभी आपके और मेरे पास वो डाटा नहीं है कि उन्होंने जितने लोगों का प्रपोजल एक्सेप्ट कर लिया, हाँ, उसमें कितने कामयाब हैं। सही बात है। नहीं, कामयाब वो कहाँ हो जाते हैं, जो मैंने वो स्टडी की है, वो शार्क से उन्होंने पैसा लिया, उस पैसे को मार्केटिंग में लगा दिया। हुँ, अब आप समझो कि यार मैं ये मग बना रहा हूँ, अब इस मग की अगर मैं फ़ेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, गूगल पे हर जगह ऐड चला दूँ, तो कुछ तो बिकेगा ही। अगर कल मैं 60 लाख के बेच रहा था, आज मैं 1 करोड़ 20 लाख के बेचने लगा। 1 करोड़ 20 लाख के हुए, मेरी कंपनी की वैल्यूएशन डबल हुई, शार्क्स ने अपना हिस्सा बेचा, पैसा कमाया, निकल लिए। फिर आपकी कंपनी वहीं खड़ी है। इसके अलावा इनके जो है ना पैर नहीं लगे हुए, धरातल में हाँ, नहीं है, धरातल नहीं है। फाउंडेशन में नहीं है। जी, जैसे आपने बताया कि इंडस्ट्री आप चलाते हो, जी। बहुत धरातल में जाना पड़ता है। बहुत घुसना पड़ता है। तो ये जो है ना हवा हवाई काम है, हुँ, और हर आदमी एक दूसरे को बेवकूफ़ बनाने पे लगा हुआ है। बिल्कुल सही है। तो आज ये बेवकूफ़ बना हुआ है, कल दूसरा बेवकूफ़ बनेगा, वो तीसरा बनेगा, फिर एक दिन वो जैसे शेयर मार्केट का बबल टूटता है वैसे इसका बबल टूट जाता है। जैसे बायजू हो गया, हाँ, वैसे वो धीरे धीरे बायजू बन जाएंगे। उनका भविष्य नहीं है कुछ, और कुछ नहीं बिगड़ने इसकी वाला। टोपी उसके सर, उसकी हाँ, टोपी इसके हाँ, सर। इसका अंत यही है, और ये धोखा है, आईवास है। मतलब इस इन रास्तों पे जो जा रहे हैं, जी। चल रहे हैं, कोई बहुत ज़्यादा समझदारी का काम नहीं है। तो आज के जो हमारे यूथ एंटरप्रेन्योर्स हैं, उनको आप क्या एक राय देना चाहेंगे? आप अपनी एक्सपीरियंस है, आपने इतने साल व्यापार में किया, इतनी फैक्ट्री लगाई। देखिए, बिज़नेस करना और फैक्ट्री लगाना दोनों बहुत डिफरेंट चीज़ें हैं। भई मैं ये मग मार्केट से खरीद के लाता हूँ और 2 पैसे कमा के बेच देता हूँ। वो एक अलग व्यापार हो गया। लेकिन जब मैं इस मग की मैन्युफैक्चरिंग कर रहा हूँ,
तो वो एक डिफरेंट चीज़ हो जाती है। तो आज के जो हमारे यंग एंटरप्रेन्योर्स हैं, उनको आप क्या राय देना चाहेंगे, क्या सलाह देना चाहेंगे अपने एक्सपीरियंस से, जो उनको आगे एक बिज़नेस ग्रो करने में, एक फैक्ट्री खड़ी करने में हेल्प कर सके? देखिए, सबसे पहले तो हम इसको ऐसे करते हैं कि आपको व्यापार करना चाहिए हाँ, या नहीं करना चाहिए, जॉब में जाना चाहिए। तो अच्छा, सबसे दुखद बात तो ये है कि आज की जनरेशन जो है वो हाँ, जॉब के लिए तैयार हो रही है। हाँ, बिल्कुल। इतने लाख का पैकेज और उतने लाख का पैकेज। हुँ, मैं ये मानता हूँ कि आज आपके पैकेज से आपको कमाई कम होगी। जी, अगर आप व्यापार करोगे आपको मेहनत करनी पड़ेगी। जी, हमने ईवाई का उदाहरण लिया, जहाँ 20 घंटे काम करने पड़ते हैं, पर जहाँ पैकेज वाले हैं वो 8 घंटे में भी अपनी गाड़ी चला रहे हैं। बिल्कुल। और उनका जीवन अगर आप बारीकी से देखो, हुँ, मैंने तो पाया है 100 में से 95 बच्चों का जीवन खराब हुआ होगा। 2 बिल्कुल। लाख की तनख्वाह है या 5 लाख की तनख्वाह है, उतनी महंगी गाड़ी रखनी है, उतना महँगा घर चाहिए। उतना महंगा घर चाहिए, तो किस्तें ही बनी हुई, अल्टीमेटली वो आदमी तनख्वाह का नहीं है, किस्तों का है। ज़िंदगी और ईएमआई पे उसको, चल रही है हाँ, उनकी। और वो जो वहाँ से पैसे मिल रहे हैं, हाँ, वो एक टैबलेट मिल रही है कि अपनी पीड़ा ना देख सके। अच्छा, वो सैलरी नहीं दे रहे, वो दवाई दे रहे हैं। अच्छा। और इसके अलावा हाँ, ये जो ईवाई की बात करो आप, या बैंकों की बात करो, या जिन लोगों से हम संपर्क में आ रहे हैं, हुँ, इसमें एक चीज़ और रोहित जी आज के दिन बहुत नुकसानदायक है, जिसको लोग नहीं देख रहे हैं, हाँ, उसकी तरफ मैं आपका ध्यान दिखाना चाहूँ। मेरी सैलरी 20,000 है, मेरी सैलरी 50,000 है या 2 लाख है। हाँ। सबकी सीमा बांध दी है कि तुमको ये यस बोलना है या ये नो बोलना है। अच्छा, डिसीजन मेकिंग तो खत्म हो डिसीज़न गई है। खत्म हो गया, बैक बिल्कुल। एंड पे होता है हमारे, तो बैक एंड पे होता है, बैक एंड पे होता है। हाँ, तो डिसीजन मेकर तो हमारे यहाँ जीरो होते जा रहे हैं, 0 होते जा रहे तो हैं। नौकर होते जा रहे हैं। तो हम क्या, गधों की फोर्स तैयार होनी है। जो आज आपको ये बढ़ता हुआ उभरता हुआ दिख रहा है ना, हाँ, ये 50 साल बाद जो धोती वाले जो ताऊ जी और पजामा वाले मामा जी जो मार्केट में घूम के जो व्यापार चला रहे हैं ना, हाँ, ये एक बार तो वो गैप आ रहा है, हाँ, पर वापस उसकी हमको बहुत ज़रूरत पड़ने वाली बहुत है, ज़रूरत पड़ने क्योंकि वाली आप डिसीजन मेकिंग से बिल्कुल जीरो होते जा रहे हैं। हुँ, किसी भी बात पे कोई डिसीजन नहीं लेता, यस नो, खत्म बात, फाइल आ गई, इसी बात की सैलरी मिल रही है। सही तो बात। जब आप अपने अंदर काबिलियत ही पैदा नहीं करोगे तो हुँ, कैसे जाओगे। तो मैं तो आज के यूथ को ये निमंत्रण दूंगा, हुँ, आए व्यापार में आए, बिल्कुल, थोड़ा सा कष्ट है, पर जो आप आज कर रहे हो वो अपने लिए कर रहे हो, और कल जब आप दुनिया छोड़ के जाओगे तो अपने बच्चों के लिए छोड़ के जाओगे। सही बात है। वो एक लिगेसी क्रिएट हो जाएगी। जी, अदरवाइज आप यस नो करके कितने दिन काम चला पाओगे। अब अगली बात पे आते हैं। या मैन्युफैक्चरिंग आप जितनी मर्जी कर सकते हो, फैक्ट्रियाँ 10 लग सकती है, ट्रेडिंग की जो दुकान है हुँ, वो एक ही चला सकते हो। तो मैन्युफैक्चरर के पास ज़्यादा स्कोप। हाँ, बिल्कुल। और मैन्युफैक्चरर के पास स्कोप भी है, उसके पास मार्केट बहुत बड़ी है। हाँ, भाई ट्रेडर तो आपको कई मिल जाएँगे। आज की डेट में मैं भी यहाँ हल्दी, धनिया, मिर्चा बेच रहा हूँ, आप भी बेच सकते हैं, ये भी बेच सकता है। लेकिन अगर मैं एक फैक्ट्री डाल के बैठ जाऊँगा, तो मैं माल इसको भी दे सकता हूँ, यहाँ से 100 किलोमीटर दूर भी बेच सकता हूँ, 1000 किलोमीटर दूर भी बेच सकता हूँ माल अपना। तो ऑप्शंस बहुत हो जाते हैं। और इसके बाद में क्या है कि एक छोटा रास्ता लेते हैं कि आप क्या कर रहे हो, मैं भी बिल्कुल वैसा ही करता हूँ। वो देखा-देखी। थोड़ा सा अलग हटके थोड़ी सी चीज़ को, जरा सा खाने पीने की कोई चीज़ है तो थोड़ा हुँ, जायका बदल दे, थोड़ा प्रेजेंटेशन बदल दे, पहने की है। और हमारे यहाँ इतनी इंडस्ट्रियल आइटमें हैं, जी। और अब तो वन डिस्ट्रिक्ट वन वन प्रोडक्शन वाला प्रोडक्शन आ गया, ओडीओपी। उस पे काम किया जा सकता है। जी, तो थोड़ा सा ये कठिन तो है, हाँ, पर ये लंबा है और दूरदर्शी है, और आपका अपना वजूद खड़ा कर रहा है। जी, ये जो नौकरी वाला पैसा है आपका वजूद भी खराब कर रहा है। बिल्कुल। मतलब ये सबसे बड़ी जो मुझे शिकायत है ना आज के दिन, जी, डिसीजन लेने की पावर नहीं है। क्षमता मतलब खत्म होती जा रही है। बिल्कुल खत्म होती जा रही है, सोच ही बदलती है। हुँ, मतलब अभी मैं वाइफ के साथ था एक दुकान में, तो लगभग 50 बरस के सज्जन रहे होंगे, उन्होंने आवाज़ मारी, पापा पापा, हुँ, मैं अच्छा। ये वाली अटैची ले लूँ क्या। उनकी खुद की उम्र 50 साल थी। लेकिन वो अटैची लेने का डिसीज़न नहीं ले पा रहे हैं। और इसको एक बात को और आगे बढ़ाऊँ मैं, हाँ, ये बात मैं आपको बता रहा हूँ, सिंगापुर की जी, मुस्तफ़ा मॉल जो है, अच्छा, एक इंडियन कम्युनिटी है सिंगापुर में, वहाँ जी, पे मुस्तफ़ा मॉल, वहाँ की अच्छा, बहुत बड़ा मॉल है। हुँ, इतना पावर नहीं है, क्या वो करेंगे। और ये जॉब तो और जॉब जब ख़त्म होने वाली है तब आपकी कुछ नहीं ख़त्म होने वाली है, आपकी ईएमआई से आपकी जान नहीं छूटने वाली। नहीं छूटने वाली। ये आईफोन 16 क्यों बिक रहा है, ये आप ही लोगों के लिए बिक ईएमआई वालों के लिए, रहा है। हाँ, ईएमआई पे खरीदो।
उनको समझ में नहीं आ रहा, सेविंग नहीं समझ में आ रही है। अभी मैंने एक वो मूवी देखी थी, 1 मिनट, कुछ मूवी का नाम था। तो उन्होंने मतलब नाम मेरे को एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा है। तो उन्होंने एक चीज़ बताई, कहते मतलब उसने एक डॉक्यूमेंट्री बनाई। तो उसने डॉक्यूमेंट्री में जैसे वो कई लोग के इंटरव्यू ले रहा था कि आप के कितने बच्चे हैं, आप के कितने बच्चे हैं, मतलब 85 साल की एज में, 80 साल की एज में बंदा काम कर रहा है, मतलब 40 40 साल से नौकरी कर रहा है। तो उसने एक बहुत अच्छी बात कही, कहते आपके भले ही 2 बच्चे हों, आप हिंदू तो आपके 2 होंगे, कोई मुसलमान है तो उसके 12 होंगे, 10 होंगे, 8 होंगे, एक बच्चा आपका और होना चाहिए, उस बच्चे का नाम है सेविंग। मतलब ये बात मुझे इतनी वो लगी कि बिल्कुल, कहते जब कोई बच्चा आपका साथ नहीं देगा बुढ़ापे में, तब ये तीसरा बच्चा, ये जो आखिरी बच्चा है आपका सेविंग, वो आपका साथ देगा। तो ये मतलब इतनी अब ये अच्छी, यंग जनरेशन को ये बात अजीब लगती अजीब है, और लगती है फिर उनको। जब वो हमारे वाली उम्र में आ जाएंगे तो उनको याद आएगा कि ये मिस हो गया। बिल्कुल और सही बात। ये जो यहाँ पर एक बात खास बता दूं, जो कि मेरा एजेंडा नहीं है, जी। फिर भी रकम मायने नहीं रखती, आदत मायने रखती हाँ। है। रकम तो 1000 वाली 5000 हो जाएगी, जी। और वो आगे चल के यही 5 लाख में बदल जाएगी। बिल्कुल। पर आप सबसे पहले आदत डाल लीजिए कि कुछ डालना है, वो ज़्यादा ज़रूरी है। बिल्कुल सही है। ये ईएमआई का रास्ता अच्छा है नहीं। हम्म। लोग चल रहे हैं और एजुकेशन जॉब के लिए बना रहा है, और ये फिर एमएनसी एमएनसी अभी तो अच्छा लगता है, हाँ, कल फिर कहीं हमारा भारत ईस्ट इंडिया ना हो जाए। सही बात है। तो ये हमारा क्योंकि भारत हम देश के लिए खतरा है। हाँ, क्योंकि हम लोगों ने अपने आप को तैयार कर लिया ना कि यस सर बोलना है, डिसीजन पावर में नहीं जाना, बस इतने ही दायरे में काम करना अरे है, ये ये सब कोई। तो ठीक ही है, इंडिया में बैठ के बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको हिंदी बोलने में शर्म आती है। ये तो सबसे बड़ी। मतलब वैसे आप देखो तो इंडियन कल्चर को कितनी कंट्रीज अडॉप्ट कर रही हैं, संस्कृत की डिमांड इंटरनेशनली कितनी ज़्यादा बढ़ गई है। और इंडिया में मतलब अगर आप किसी इंटरव्यू में आप चले जाओ, मतलब किसी आप अच्छी जगह चले जाओ, वहाँ आप हिंदी में आप बात कर लो, तो वो ऐसे देखता है, हैं कौन आ गया, मतलब जैसे उसने हिंदी नहीं बोल दी हो, क्योंकि खून कर दिया हो। तो ये तो आपने जो ईस्ट इंडिया वाली बात कही ना कि आने वाले समय पे ऐसा अगर हो सकता है, तो अब मुझे ये हिंदी वाली बात याद आई कि हम लोगों को अपने देश की भाषा बोलने में शर्म आ रही है, उनकी भाषा हम अडॉप्ट कर रहे हैं, और उन्होंने हमारे साथ क्या किया वो भूल गए। इसमें एक बात और है, जी। वो 4 अंग्रेजी के शब्द बोल लेने को ही ना हम कामयाबी हाँ, मानने लगे हैं। सबसे ये बड़ी ये दुख, बात भी सही है। सबसे बड़ी दुख की बात बिल्कुल ये है। बिल्कुल बिल्कुल। और ये कोई खास बात नहीं है कि मैं बहुत बढ़िया नहीं बोल पाता हूँ जी। और आप बहुत बढ़िया बोल पाते हो, क्योंकि हमारी पढ़ाई लिखाई, हमने सोचा हिंदी में है, अब आप अंग्रेजी में सोचते हो। बिल्कुल। पर आपके अंदर काबिलियत क्या आ रही है? हम्म। डिसीजन मेकिंग तो वो कुछ भी करना है, फिर आप कोई रिसर्च करने को तैयार नहीं हो, जो गूगल ने बोला, जो हाँ हाँ, फर्स्ट। बस बस चैट जीपीटी, गूगल और चैट जीपीटी आजकल आपके डिसीजन लेते हैं। मैं आपको बताऊं, चैट जीपीटी की मैंने एक नहीं हजारों गलतियां पकड़ी हैं। अच्छा। हाँ, मिली होंगी, होंगी, बिल्कुल होंगी। भाई इंसान ने उसको बनाया है, हाँ, और आज इंसान और उसको अपने से ऊपर समझने लगा है। कट पेस्ट कॉपी का जमाना है। कट पेस्ट कॉपी का जमाना है, बिल्कुल सही बात है। चलिए संजय जी, मतलब ये बहुत अच्छा हम लोग का डिस्कशन रहा। एक चीज़ मैं आपसे आपको पूछना चाहूँगा, जी। आपने इतने साल इंडस्ट्री चलाई, बिजनेस रन किया, बहुत सारी परेशानियां आई होंगी, व्यवहारिक, व्यापारिक और सरकारी भी। तो अगर एक दिन के लिए मैं आपको ऐसी पावर दे दूं कि जो आने वाले अपने फ्यूचर के जितने भी एंटरप्रेन्योर्स हैं, जो फैक्ट्री डालना चाहते हैं, बिजनेस करना चाहते हैं, कुछ उनके लिए चीज़ें अगर आप आसान करना चाहो, या ऐसी क्या चीज़ें जो आप चेंज करना चाहोगे हमारे देश में, कि भाई आपने इतना संघर्ष किया, बहुत सारी समस्याओं का सामना किया, तो कुछ ऐसी चीज़ें जो आप चेंज करना चाहोगे अपने सरकारी सिस्टम पे, जिससे व्यापारियों का और इंडस्ट्रियलिस्ट का फायदा हो सके, तो वो क्या चीज़ें रहेंगी? तो आपके सवाल का जवाब जो रोहित जी बनता है ना, हाँ। वो हम इस तरीके से शुरू करेंगे कि सबसे पहले तो हमारे यहाँ पे हम्म। जिनको सबसे ज़्यादा सम्मान मिलना चाहिए, हम्म। उनको हम सबसे कम सम्मान देते हैं, वो है शिक्षक, हाँ। जो हमारी इस पूरी पीढ़ी को हाँ। बनाते हैं। बिल्कुल। वो, आप 10 आदमियों के बीच में बोल दो मैं टीचर हूँ, हाँ। तो मैं अपने आप को भी दोषी मानता हूँ। हम आज उसको रिस्पेक्ट की निगाह से नहीं दे सकते, उसको इमोशनल रिस्पेक्ट भी नहीं मिल रही है, जी। और पैसों से भी रिस्पेक्ट नहीं मिल रही है। मतलब ये सरकारों की व्यवस्था है कि ये
टेम्परेरी है, ये इस हम्म, प्रकार के हैं। प्राइवेट स्कूल के जो टीचर हैं उनको थोड़ी सैलरी मिल भी रही है, तो उन पे वर्कलोड इतना है कि क्लर्क और मैनेजर का काम भी शिक्षकों से ही करवाया जा रहा है। जी। मैं बहुत सारे स्कूलों में जाता हूँ और हम्म, उनके अलग अलग कार्यक्रमों में होता हूँ, तो मैं देखता हूँ वो जो टीचर जो टीचिंग के अलावा क्लर्क का काम भी वही कर रही है। ठीक है। प्राइवेट स्कूल वैसे खून पी रहा है, 2 आदमियों का काम उनसे ले रहा है। जी। सरकार भी वोट उनसे करवाती है, हाँ। जनसंख्या भी उनसे गिनवाती है, जी। पीढ़ी भी उसको तैयार करनी है, फिर पैसे भी नहीं मिल रहे। ठीक है। तो जब वो हमारी पीढ़ी, वो वाली जो, ये शिक्षक जब तक इज्जतदार नहीं बनेगा तब तक पीढ़ी हमारी मजबूत नहीं बनेगी। ठीक है। वहाँ से वो आदर्श, फिर इस आदर्श को जब आप आगे बढ़ाएंगे तो कुछ सेक्टरों में मुझे ऐसा व्यक्तिगत तौर पे लगता है कि तनख्वाहें कम है, पुलिस के निचले हलकों पे, कुछ क्लर्क लेवल के। देखिए, एक जीवन का पैमाना है कि खाने कमाने के लिए इतने पैसे तो चाहिए। बिल्कुल। अगर उस पैसों से भी आप वंचित रखोगे तो फिर उसको गलत रास्ते अख्तियार करने पड़ते हैं, जिसको हम बाद में हम ही बोलते हैं ये सुविधा शुल्क मांग रहे हैं। जी। तो वो सरकार को देखना है। हाँ। और वो सुविधा शुल्क ना ले, ये आपके जीवन में भाव आए, ये आपका शिक्षक देखेगा। बिल्कुल। शिक्षक वो बातें आपके अंदर डाल सके तो वो सबसे पहले शिक्षक का पेट भरा होगा। बिल्कुल। तो बातें वहां से शुरू होगी कि पहले हाँ। शिक्षक से शिष्य बनेगा, हाँ। और शिष्य से जो नई पीढ़ी आएगी, हाँ। उसके बाद में ये जो शॉर्टकट वाली बात आती है वो जीवन से हटाना। और एक सच, हम लोगों को झूठ बड़ा इजी लगता है, और मैंने ये देखा है, बात आपकी टॉपिक से हट रही है पर मैं आऊँगा। कोई नहीं, आइए। हमने ये जो चेहरा लगा रखा है ना, मुखौटा। हर आदमियों के पास में एक नहीं, कम से कम भी 20-25 मुखौटे हैं। अच्छा। मैं भाई अलग किस्म का हूँ, हाँ। भाई भी मैं बहन के लिए अलग किस्म का हूँ, हाँ। और छोटे वाले के लिए अलग किस्म का हूँ, और बड़े वाले के लिए अलग किस्म का हूँ। मैं बेटा अलग किस्म का हूँ, मैं बॉस अलग किस्म का हूँ। क्या जरूरत है हमें, अगर हम एक बात बोलें और एक चीज करें, काम करें। मतलब मैंने झूठ बोलने वालों की इतनी परंपरा देखी है। चाय पी रहे हो तो हाँ यार कॉफी पी रहा हूँ, वो बस स्टैंड पे पी रहे होंगे तो रेस्टोरेंट में पी रहा हूँ, स्टारबक्स में पी रहा हूँ। हाँ। एक बार एक बात थी, हम बैंक की मीटिंग में गए हुए थे, तो वहाँ पे पी चिदम्बरम साहब गेस्ट थे। मतलब कोई खास बात नहीं बता रहा हूँ मैं आपको। उनसे, पी चिदम्बरम साहब से हमारा दूर दूर तक लेना देना नहीं था, हम 1000 आदमियों की एक भीड़ में थे जी। बैंक वाले तो हमें कुर्सियाँ भरवाने ले जाते थे। अच्छा। ईमानदारी से। हाँ। अब वो मेरे बगल में एक सज्जन बैठे हुए थे, उनके पास कोई फ़ोन आया होगा, हाँ। मांगने वाले का। अरे बाद में फ़ोन करता हूँ, अभी FM फाइनेंस मिनिस्टर से मीटिंग चल रही है। फाइनेंस मिनिस्टर का तुमसे कोई लेना देना नहीं, तुम्हारा फाइनेंस मिनिस्टर से कोई लेना देना नहीं। हम तो भाई साहब बैंक के बुलाए हुए वो आदमी होते थे, बैंकों को कोटा मिलता है कि 25-25 आदमी लाके भर देना। हाँ। ठीक है। तो वो अच्छे वाले बड़े वाले 25 आदमी ले जाती है पकड़ कि जो अगर कभी कभी माइक आ जाता है तो कोई एक दो बढ़िया सवाल कर ले, तो इस तरीके से वो प्रोटोकॉल पूरा होता है। वो बोल रहा है मैं, तो ये जो झूठे मुखौटे हैं, हाँ। तो ये सारी चीजें हट जाए तो एक अच्छा और सभ्य समाज जब तैयार हो जाएगा तो हमको कोई चीज की फिक्र करने की आवश्यकता ही नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। तो हमारी जो जनरेशन है ना, वो वहाँ से थोड़ी सी, अभी मुझे ऐसा लगता है नहीं व्यक्तिगत तौर पे। संजय जी, मैं आपको बताऊं, मैंने ये सवाल बहुत लोगों से पूछा, बहुत पॉडकास्ट में, और जो एंगल आपने मुझे बताया है ना, इस एंगल के बारे में ना मैंने कभी सोचा था, ना मुझे कभी इसका जवाब। तो संजय जी, जो ये एंगल आपने रखा है ना, कि मतलब जो सिस्टम में चेंज करने वाली बात है, तो आपने मतलब जिस चीज को जड़ से उठाया है। मैंने इतने पॉडकास्ट में लोगों से इतनी बार ये सवाल पूछा है, सब बोलते हैं कि मतलब वो अधिकारियों को घूस लेना बंद कर देना चाहिए, कोई कहता है मतलब शिक्षा चेंज कर देनी चाहिए, पढ़ाई चेंज कर देनी चाहिए। लेकिन जो एंगल आपने दिखाया है, वो एंगल के बारे में ना मैंने कभी सोचा, ना मुझे कभी किसी ने बताया। क्या आप सहमत हो? मैं 101% सहमत हूँ। देखिए, रिश्वत बंद कर देना जी। और लेना एक ही बात है। हाँ। आप मुझे असली में दिलवा दीजिए ना, और मुझे मेरे अंदर वो संस्कार दे दीजिए। जी। और आप क्या सोचते हो मैं रिश्वत ले रहा हूँ? आप दे रहे हो तो मैं ले रहा हूँ, मैं छीनने आया क्या कभी आपसे? सही है। तो ये बराबर की व्यवस्था है जो हमने मिल बांट के बना रखी है। जी जी, बिल्कुल सही और है। हम लोगों की आदत क्या हो गई है, हाँ। हम इकट्ठा होते हैं 2 आदमी या 200 आदमी या 2 लाख आदमी, जी।
रेखा की गरीबी पे बात करने के लिए। हाँ। और जब हम उठ के हंसते हुए मुस्कुरा के जाते हैं तो गरीबी रेखा पे बात नहीं होती, रेखा की गरीबी पे बात हो जाती है। शायद ये बात मेरे मुंह से गलत निकल गई है, मैं नहीं, नहीं, दोबारा गलत इसको नहीं ठीक निकली, करता ये हूँ बहुत कि हम लोग इकट्ठा होते हैं जी। रेखा की गरीबी, हम लोग इकट्ठा होते हैं गरीबी रेखा पे बात करने के लिए, जी। और उठते हुए हम रेखा की गरीबी पे बात करके चले जाते हैं कि बिल्कुल वो सही बात। रेखा बेचारी गरीब है, गरीबी रेखा पे हमारी बात नहीं होती। तो ये उसी प्रकार की बात है, आपको अगर एक सुंदर इमारत बनानी है हाँ, तो आपको उसका फाउंडेशन मजबूत रखना ही पड़ेगा। तो बिल्कुल। आपको एक अच्छा समाज बनाना है, एक अच्छा देश बनाना है, जी। तो वो रामचंद्र जी के ज़माने से देखो, उनको गुरुकुल में जाके पढ़ना पड़ा, हुँ, तो आज हमारे गुरुओं का इतना बुरा हाल क्यों हो गया? बिल्कुल सही बात है। मैंने व्यक्तिगत तौर पे देखा है अपने शिक्षकों का जी। बुरा हाल। नहीं, मैंने जब अपना पॉडकास्ट स्टार्ट किया था, मैंने पहला पॉडकास्ट अपना शिक्षक के साथ किया था ओके। और मैं उसकी लिंक आपको भेजूँगा। उन्होंने जो शिक्षक का आईना मतलब शिक्षक का जो चेहरा सामने रखा है समाज के, कभी उस बारे में मैं सोचा ही नहीं था। मैं इस बार इस चीज़ को बोलने में मुझे कोई शर्म नहीं आती है कि मैं भी ऐसा सोचता था कि शिक्षकों को 4 घंटे नौकरी के लाख रुपए मिलते हैं और दुनिया की सबसे आसान नौकरी है और वो तो सरकारी दामाद हैं, उन्हें तो सरकार ने पाल लिया है। काम-वाम उन्हें कुछ करना नहीं है, बच्चों को पढ़ाना नहीं है। लेकिन उस 1 घंटे के पॉडकास्ट ने मेरी सोच पूरी बदल दी शिक्षकों के लिए। और अभी वहाँ बहुत कुछ करने को बहुत कुछ अरे अभी तो मतलब जब मैंने वो पूरी उनकी बातें सुनी, मतलब मुझे ऐसा लगा कि शायद अभी तो हम लोगों ने पहला कदम भी नहीं रखा है नहीं रखा। और हम लोग बात कर रहे हैं देश बदलने की और ये बिल्कुल फैक्ट है। और एक बात उन्होंने और कही जो मुझे बहुत अच्छी लगी। उन्होंने कहा कि जब पुराने ज़माने में जब भगवान राम को भी शिक्षा लेनी थी ना, तो वो गुरुकुल जाते थे। आज की डेट में हम ट्यूटर बुलाते हैं। मतलब वो अगर शिक्षा को उन्होंने इतना आज की डेट में इतनी हल्की हो चुकी है कि यार घर में ट्यूशन बुला लो। तो जो पुरानी पद्धति थी, जो एक पुराने परसेंट सं बात और चेंज हो गई है हाँ, शिक्षा पद्धति से। कुछ परिवार इतने दुखी हो गए हैं जो अपने बच्चे आज के दिन स्कूल नहीं भेज रहे हैं, आपको पता है हाँ, सर? बिल्कुल। एक क्लास से 10वीं क्लास तक घर में तैयारी करवा रहे हैं। हाँ, करवा रहे हैं। 10वीं का बोर्ड देख के फिर मेन स्ट्रीम में लाएंगे। इससे उन बच्चों का विकास भी हो रहा है, नुकसान भी होता है। नुकसान तो बहुत जो ज़्यादा हमने हो रहा है। साथ में खेलना, पढ़ना, बांटना सीखा, जी, वो सबसे मिसिंग है। पर क्या करें, हमारी पद्धतियां ऐसी हो गई पद्धति है, ऐसी और हो सबसे ज़्यादा टीचर का जो मान सम्मान नहीं हो रहा है ना, हाँ, ये गड़बड़ हो रही है बात। बिल्कुल, बिल्कुल। तो दोस्तों ये थे हमारे गेस्ट संजय पोद्दार जी और जैसा कि उन्होंने अभी हमको बताया कि वो एक बिजनेस कंसल्टेंसी चलाते हैं। तो अब हम लोग जानते हैं सर से कि मतलब बिजनेस कंसल्टेंसी में कैसे आप यूथ को हेल्प कर सकते हो कोई नया बिजनेस सेटअप करने के लिए या आप उसमें क्या-क्या सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं? देखिए रोहित जी, यूथ नहीं, इन यूथ के साथ साथ हाँ, फादर, क्योंकि आजकल एक जनरेशन गैप आ रहा है। हाँ, बिल्कुल आ रहा है। बच्चे जो हैं वो पिताजी के साथ एंटर कर रहे हैं, जी। तो हमने ना वो राह देखी है। अ, तो हमारे पास एक तरीका है जी। विन विन सिचुएशन का, अच्छा। कि साथ में बैठ करके जी। एक ऐसी व्यवस्था की जाए कि एक हेयर लाइन खींच दी जाए कि आप सेल्स देखोगे, आप परचेज देखोगे, आप प्रोडक्शन देखोगे, हुँ। आप मेंटेनेंस देखोगे। हम क्या खिचड़ी बना लेते हैं, हाँ। और जो जो अच्छा हुआ वो मैंने किया, जो गलत हुआ वो भैया ने किया, वो चाचा जी के बोलने पे हो गया। जी। तो कोई भी अपनी परफॉर्मेंस नहीं दिखा पा रहा, और गलती के लिए हम किसी और को, तीसरे को शिकार बना देते हैं। नहीं तो हमारे पास एक सबसे गरीब आदमी तो हमारा मैनेजर है ही, हम उसको बना देते हैं। जी। तो ये जब हम इसको विस्तार में लाते हैं और हम जब बैठ के देखते हैं, होता क्या है कि जब आप अपनी रोजमर्रा की चीज देखते हो ना, जी। आप देखते हो फ्रंट व्यू, आपको सिर्फ ये दिख रहा होता है। हाँ। मैं जब आपके साथ में अगर आता हूँ काम करने के लिए, तो मैं आपका टॉप व्यू देखता हूँ, बिल्कुल। मुझे बैक साइड भी दिखती है और ये दोनों साइडें भी दिखती है। तो मेरे पास एक 360 डिग्री का सॉल्यूशंस होता है, जी। जिसको हाँ। लगा करके जो भी आप कर रहे हो उससे हम बहुत बेहतर कर पाते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। और हर चीज जो है वो ताकत से नहीं होती, स्मार्टनेस से होती है। जी। तो अक्सर क्या हुआ है आज के व्यापार में, लोग कुल्हाड़ी तो चला रहे हैं, हाँ। पर सच बताऊं कुल्हाड़ी में धार लगाना भूल गए हैं। जी। तो मैं अपने आप को बहुत छोटा सा आदमी मानता हूं आपके व्यापार के सफर में, कि जी। मुझसे धार लगवा लीजिए। हाँ।
बस मेरी इतनी ही सेवा है। तो अगर किसी को आपकी सर्विसेज चाहिए हैं तो कैसे आपसे कांटेक्ट कर सकता है? मेरी वेबसाइट है हाँ, किस नाम से वेबसाइट है आपकी? sanjaypoddar.official.com, जो मेरा अच्छा। नाम है उसी के नाम से। इसके अलावा एक और गलती हो रही है हमारे व्यापारी वर्ग से, मैं उस पर भी फोकस करना चाहता हूँ। जी। कुछ सामान्यतः बढ़िया चल रहा है, हम क्या करते हैं कि एक मकान बना रहे हैं, एक दुकान बना रहे हैं, एक फैक्ट्री बना रहे हैं, कोई भी चीज़ आपस में ले करके 4-6 लोग बना रहे हैं, फिर बीच में तू पैसे लगा, कुछ डिस्प्यूट खड़ा हो गया और जी। हम उसे छोड़ देते हैं और हम मर जाते हैं, हाँ। ना झुकते हैं ना बात करते हैं और इस फैसले पे पहुंच जाते हैं इसका तो कुछ हो ही नहीं सकता, जी। इसका तो कुछ होगा ही नहीं। हम्म। तो मैं उन सबको हाथ जोड़ के निवेदन करना चाहता हूँ कि उसका हो सकता है, जी। हमारे बताने पे हो जाएगा, जी। हम करके ला देंगे, आप मत कीजिए। हाँ। अपनी ईगो के लिए जी। आप अपना नुकसान कर रहे हो, आपके पैसे फंस गए। बिल्कुल। आप राष्ट्र का नुकसान कर रहे हो, जगह फंस गई, वो चीज फंस गई। आप अपने बच्चों का भी नुकसान कर रहे हो, जो कल अच्छे दो दोस्त हो सकते थे वो भी दुश्मन हो गए। सही तेरे है। बापू और मेरे बापू का झगड़ा था तो हम भी दुश्मन। तो अगर आपने कहीं पे गिव अप कर दिया है तो हम वहां पर भी आपके साथ खड़े हुए हैं कि उसको रास्ता देंगे। इसमें मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारा ही अपना एक फैसला होता है जो हमको बोलता है ये हो ही नहीं सकता, और ना होने की अगर 10 वजह है तो होने की हमारे पास 100 वजह है। इसके अलावा मैं वकील नहीं हूँ पैसे से, पर मैंने ये देखा है, इसलिए मैं रोहित जी आपको बताना चाहता हूँ। अरे संजय बाबू, हाँ यार मेरे पास तो हाई कोर्ट के वकील का नोटिस आ गया। मैंने कहा कहाँ से आया है? कह रहा 30,000 से आया है। तो मैंने कहा 30,000 से आया है तो हाई कोर्ट के कह रहा उसके लिफाफे में लिखा हुआ है एडवोकेट हाई कोर्ट ऑफ दिल्ली। समझ रहे हैं आप नजरिया, ये आपके साथ भी होगा। तो हम कोर्ट के नाम से घबराते हैं। मैं तो आपको बताना चाहता हूँ कि कोर्ट कोई घबराने की चीज नहीं है। कोर्ट आपको सजा देने के लिए नहीं बैठा, कोर्ट आपको बचाने के लिए बैठा हुआ है सबसे पहले। तो अगर आपको कोई घबराहट हो रही है, आपको कोई वकील गलत गाइड कर रहा है, तो आप हमसे मिलें, अपनी बात करें, हम आपको आसान तरीका बताएंगे। और कोर्ट जो है वो बेवजह किसी को किसी तरीके का भी नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं बैठा हो। बनस्पत आपको वो एक बार बुलाए तो चीजों को ना हम देख के घबरा जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही। ये कोर्ट वाली बात मैं आपके पॉडकास्ट पे विशेष तौर पे बोलना चाहता था, क्योंकि लोगों को मेरे को हाई कोर्ट का नोटिस, सुप्रीम जो हाई कोर्ट का लॉयर है वो अपने आप को सुप्रीम कोर्ट का लॉयर बोलता है, और जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का लॉयर है वो अपने आप को हाई कोर्ट का बोलता है। तो किसी भी परिस्थिति में कोई भी अगर ऐसी बात है, और मैं एक बात यहाँ पे खास तौर पे बोलता हूँ कि अगर आपको कोई समस्या है, आपको लगता है कि आप इसको कर लोगे, तो मेरी शुभकामनाएं आपके साथ है, आप उसको कीजिए। पर आपने गिव अप कर दिया कि आप इसको कर ही नहीं सकते, इसका कुछ हो नहीं सकता है, तो एक बार हमें याद कर लीजिए, हम उसको आपको हिला के देखेंगे, क्योंकि हर चीज ठीक की जा सकती है। बिल्कुल, सिर्फ हमको अपनी मनोस्थिति ठीक करनी है, वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल। तो दोस्तों संजय जी ने हमारे साथ अपनी पूरी लाइफ एक्सपीरियंस शेयर की है कि कैसे उन्होंने 200 रुपए से अपना व्यापार शुरू किया, 300 करोड़ तक गए, फिर उनके साथ एक घटना घटी, उसके बाद फिर वो डिप्रेशन में आए, लेकिन फिर से उन्होंने अपने आप को खड़ा किया और आज हमारे देश के व्यापारियों को, युवा व्यापारियों को और बहुत सारे इंडस्ट्रियलिस्ट को वो अपनी कंसल्टेंसी प्रोवाइड कर रहे हैं। तो संजय जी, मेरी आपसे पर्सनल रिक्वेस्ट है कि जो भी हमारे व्यूअर्स हैं, जो अगर अपनी कोई समस्या कमेंट करते हैं तो आप उनको पर्सनली देखिएगा और उनको गाइड करिएगा। बिल्कुल। तो और इसमें मैं एक विशेष तौर पे बता दूं कि मैं कंसल्टेंसी सर्विस देता हूं। पहली बार बात करने का, गूगल मीट करने का मैंने कोई फीस नहीं रखा हुआ, क्योंकि मैं अपनी पारी खेल चुका हूं। बिल्कुल। मुझे कुछ नया और बढ़िया करने में मजा आता है जी। तो आप इससे मत घबराइएगा कि संपर्क करते ही कोई फीस की आवश्यकता पड़ेगी। तो दोस्तों देखिए, ये आपके लिए एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि अगर आपको अपने बिजनेस से रिलेटेड कुछ भी समस्या आ रही है तो आप अपना नंबर कमेंट बॉक्स में ड्रॉप करिए और मैं संजय जी को सारे नंबर भेजूंगा, वो आप सबसे बात जरूर करेंगे। और हो सकता है कि एक छोटी सी मिस्टेक की वजह से आपका बिजनेस अटका पड़ा हो या आपकी कहीं लाइफ अटकी पड़ी हो और वो शायद सॉल्व हो जाए। ऐसा अक्सर होता है और बहुत छोटी छोटी बातों में हम रुके हुए होते हैं, तो कोई रुकावट नहीं आने वाली और ये बिल्कुल निःशुल्क है। मतलब मेरे से बात कर लेना या मेरे पास कोई बात बोलना, मैं 24 घंटे उपलब्ध हूँ, लगभग 16-17 घंटे आज भी मैं ऑनलाइन रहता हूँ।
बहुत अच्छी बात है और मतलब आपकी उम्र को देखते हुए आज मतलब मुझे इतना एनर्जी फील हो रही है कि मतलब आज इस एज में भी आप इतना काम कर रहे हैं। अगर आपको समस्या ना हो तो आप अपनी एज बता सकते हैं दर्शकों को? मेरी एज आज के दिन पूरी 55 साल है। 55 साल मतलब जब अ, और अगर आपने एज पूछ लिया तो मैं एक लाइन यहाँ पे जोड़ दूँ, हाँ, ये 55 साल ना कैलेंडर से है। हाँ, जो आजकल की जनरेशन है तो उसके हिसाब से मैं 125 साल हूँ, क्योंकि हमारे जीवन में कभी 15 अगस्त, 26 जनवरी, शनिवार, रविवार नहीं आया और 20 घंटे काम किया है। तो 8 घंटे की वर्किंग जोड़ लो तो हम 125 वर्ष के। तो मतलब 125 वर्ष की वर्किंग के बाद अगर वो अपना एक्सपीरियंस आपके साथ फ्री ऑफ कॉस्ट शेयर कर रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता क्योंकि कि मज़ा आता है। मज़ा आ रहा है। बिल्कुल सही बात है। मतलब हर काम पैसों के लिए नहीं होता, वो हमने इनिंग खेल ली है और बच्चे कर रहे हैं और बढ़िया कर रहे हैं, तो किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। हाँ, कुछ देश के लिए, कुछ अपने लिए, कुछ समय काटने के लिए, कुछ लोगों को सिखाने के लिए और कुछ नया करने में एक आनंद आता है, इसलिए यहाँ पर हूँ। बिल्कुल। तो दोस्तों आप अपनी समस्याएँ या अगर आपको कुछ भी कंसल्टेंसी की ज़रूरत है तो आप मुझे कमेंट करिए और मैं संजय जी से रिक्वेस्ट करूँगा कि वो आपसे बात ज़रूर करेंगे। तो दोस्तों अब हम लोग विदा लेते हैं अपने गेस्ट से। तो दोस्तों फिर हम लोग विदा लेते हैं आज के अपने गेस्ट से और फिर हम लोग मिलेंगे एक नई पंचायत में और नए टॉपिक के साथ कुछ नई अनकही बातों के साथ जो हमेशा दिल में तो रहती हैं, लेकिन ज़ुबान पे नहीं आ पाती हैं। जय जय हिंद, हिंद, जय जय फाइनेंस। फाइनेंस।